जी, जी। तो सर मैं मेरे आने का मकसद भी यही है और मैंने आपसे कांटेक्ट भी किया था नोमान साहब से। जी, जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। यार देखें, आपको माशाल्लाह अकाउंटिंग का नॉलेज भी है, आपको टैक्सेशन का भी आइडिया है। सपोज अगर आप प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के लिए आप डीड्स वगैरह तैयार कर रहे हैं, तो आपको आइडिया होगा 236 सी और 236 के लग रहा है। ठीक है। आपको हाँ फाइलर जी। का भी आइडिया है, आपको नॉन फाइलर का भी आइडिया है। तो इंशाल्लाह ये सारा जो नॉलेज है ना, आप इनहेंस करेंगे जीरो से। ठीक है। आपको हाँ आइडिया जी। नहीं होगा रिटर्न फाइलिंग का, रिटर्न फाइलिंग के लिए की तरफ लेके चलेंगे। आपको सोर्स ऑफ इनकम का आइडिया नहीं होगा, सोर्स ऑफ इनकम की तरफ लेके चलेंगे। आपको ये आइडिया नहीं होगा कि आपने जो आपकी अगर जो एडमिटेड टैक्स लाइबिलिटी निकल रही है, यानी कि जो टैक्स लाइबिलिटी निकल रही है, टैक्स का चालान किस तरह पे करना है। तो इंशाल्लाह सारा कुछ सिखाएंगे। इसमें ये इशू नहीं होगा कि किसने नॉलेज ऑब्टेन किया हुआ है पहले के नहीं। जिस तरह ये हमारे एसीसी वाले हैं, इनके पास माशाल्लाह अकाउंटेंसी का नॉलेज अच्छा है, लेकिन इन्होंने टैक्स जो है वो इन्होंने यूके वेरिएंट पढ़ा हुआ है। तो ये है, इंशाल्लाह सारा तो कुछ लेके चलेंगे, आपने बस और जो परेशान नहीं होना। कॉर्पोरेट सेक्टर है हमारा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या इसकी तरफ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? मतलब कंपनीज को रजिस्टर्ड करना या कंपनीज बनाना, इसके बारे में। ये सबसे जो अच्छा इदारा है ना फिल वक्त पाकिस्तान में, वो एससीसीपी ही है। मतलब कि आपको कोई ब्राइबरी की तरफ नहीं जा रहे, आप कोई लॉलेसनेस की तरफ नहीं जा रहे। ठीक है। सबसे मुझे तो सबसे अच्छा है, अगर आप कोई कहना कि सबसे अच्छा काम क्या लगता है, तो मुझे एससीसीपी का ही लगता है। और सबसे आसान भी है, और कोई भी बंदा कर सकता है। अच्छा जी, ये हमारे कुछ मॉड्यूल्स हैं, हम किस तरह लेके चलेंगे इनको। सबसे पहले, बल्कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आईआरएस प्लस इनकम टैक्स। ठीक है। अब जो बेसिक अकाउंटिंग है, वो हम साथ में आपको सिखाते रहेंगे। उसके बाद सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स के बाद आपके पास आ जाएगा जनाब एससीसीपी एंड कॉर्पोरेट फाइलिंग। अब एससीसीपी एंड कॉर्पोरेट फाइलिंग में खाली एससीसीपी नहीं होगा, इसके साथ आपकी एलएलपी भी आ जाएगी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। इसके साथ आपकी सेकंड पार्टनरशिप भी आ जाएगी, सेकेंडरी पार्टनरशिप जो आपकी पार्टनरशिप एक्ट के तहत बनती है। इसके अलावा आपकी जो एलएलपी की फाइलिंग्स है वो आ जाएंगी, और एससीसीपी की फाइलिंग्स आ जाएंगी। ठीक हो गया। इसके अलावा एससीसीपी में आपकी इजी एग्जिट है, जो भी कंपनी में चेंजेस आ रही हैं वो सारी आ जाएंगी। और आईपीओ में हम देखेंगे जनाब आपका ट्रेडमार्क किस तरह रजिस्टर्ड करना है। तो ये थोड़ी सी आप देख लिए, ओवरव्यू ले लें इसका कि आरएस में हम क्या पढ़ेंगे जनाब। बिजनेस रजिस्टर्ड करना, बिजनेस पे चेंजेस हैं, एंड सो ऑन, इस तरह की चीजें। इनकम टैक्स में हम सोर्स ऑफ इनकम को पढ़ेंगे, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम, जो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है, बिजनेस, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स और कैपिटल गेन। और ये सारा कुछ हम लेके चलेंगे। डिफरेंट विद होल्डिंग के सेक्शंस हैं। देन हम सेल्स टैक्स देखेंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन है, रिटर्न फाइलिंग है, डिफरेंट सेल्स टैक्स में जो डिफरेंट रेट्स हैं, डिफरेंट स्केजुअल्स होते हैं जनाब आपके, उनको देखा जाएगा। सेल्स टैक्स रिटर्न की प्रैक्टिकल वर्किंग होगी, प्रैक्टिकल फाइलिंग होगी। इसके अलावा आपकी जो सर्विसेज की रिटर्न्स हैं वो प्रोविंस में जाती हैं, तो इंशाल्लाह उनको देखा जाएगा। 1 मिनट जी। तो इसके अलावा जनाब डिफरेंट चैम्बर्स की रजिस्ट्रेशन हैं, आईपीओ है। तो ये इंशाल्लाह सारा कुछ देखेंगे हम। तो काइंडली हमारे कोर्स के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकता है, वो काइंडली आप पूछ सकते हैं मेरे से। अच्छा जी, ये कुछ पोर्टल्स हैं हमारे लिए जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो आपकी रिटर्न्स हैं, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न है, चाहे वो सेल्स टैक्स रिटर्न है। सॉरी जी, ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी तक। अच्छा, आवाज आ रही है ना आप लोगों को क्लियरली? कंफर्म कीजिएगा। जी जी, जी बेहतरीन सर। आवाज़ आ रही है। जी सर। हाँ, क्योंकि मैं जब वो स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, तो काइंडली मुझे बता दीजिए कीजिएगा कि अगर आवाज नहीं ना ठीक आ रही, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि पोर्टल्स की। तो जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न और सेल्स टैक्स रिटर्न है, वो आपकी आईआरएस से जाएगी। इसको हम कहते हैं जी आईआरएस। और ये अभी सितंबर में ही, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ही, इसका ना नया वर्जन जो है ना 2.0, अगर आप ये देख रहे हो मेरी स्क्रीन, तो ये 2.0 लॉन्च हुआ है। तो इसका जो आउटलुक है ना, बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। इसके बाद ये तो आपकी हो गई इनकम टैक्स रिटर्न्स प्लस सेल्स टैक्स रिटर्न्स, वो इस पोर्टल से जाएंगी। इसके अलावा अगर आपने
लिटिगेशन में जा रहे हैं, सपोज आपने अपील्स में जाना है या आपने किसी नोटिस का रिप्लाई वगैरह करना है, वो भी आपका आईरिस के थ्रू ही होगा। देन आपने अ, कोई अगर आपने एग्जम्पशंस के लिए अप्लाई करना है तो वो भी इसी पोर्टल के थ्रू होंगी, और तकरीबन हर चीज़ इसी पोर्टल के थ्रू जा रही है। अगर लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना अभी भी e.fbr है में आ रही हैं। एफबीआर का जो पुराना पोर्टल था वो ये था fbr.gov.pk। अगर आप देखें तो इस पे सारी चीज़ें आ रही होंगी, सर्कुलर्स हैं जी, आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पड़ा होगा, सेल्स टैक्स एक्ट पड़ा होगा, और जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं वो सारी ये आपके, अगर आप नीचे आ जाएं तो आपने ये देखना जी, ये अपडेट्स में सारे एसआरओज हैं, सर्कुलर्स हैं, जो भी एफबीआर की तरफ से कोई अपडेट आती है वो उस वेबसाइट पे पड़ी होगी। तो ये आपने ये वेबसाइट जो है ना आपने एक्सप्लोर करके आनी है काइंडली, जो भी कल आए वो काइंडली वेबसाइट को एक्सप्लोर करके आए। ये सारा कुछ पड़ा हुआ है इसमें, कुछ ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, फिर आपकी वैल्यूएशन पड़ी हुई है एफबीआर की, और आपकी रिटर्न पड़ी हुई है, एक्सेल में पड़ी होगी, और ये ऑनलाइन फाइलिंग के पोर्टल्स हैं। तो आपने इसको देख के आना है। अच्छा, इसके बाद एक और बात जनाब, अब ये आप देख रहे हैं पे इनकम टैक्स, अब ये रिटर्न्स तो हमारी जा रही हैं आईरिस के थ्रू, इनकम टैक्स रिटर्न्स और सेल्स टैक्स रिटर्न्स, लेकिन जो आपका इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की लाइबिलिटी है वो अभी भी जो है ना e.fbr से जनरेट हो रही है। या आपने सिंपली e.fbr सर्च करना है तो ये आपको ले जाएगा इस वेबसाइट से। तो आपके जो चालान है ना वो सिंपली इस वेबसाइट से बनते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेती है तो काइंडली थोड़ा टाइम दीजिएगा। लेट मी ओपन इट। तो आज की क्लास में सिर्फ हम थोड़ा सा इसका आउटलुक ले रहे हैं, इंशाल्लाह इसकी डिटेल जो डिस्कशन है ना वो बाद में चलती रहेगी। ये थोड़ी सी टाइम ले लेती है तो काइंडली इसको इग्नोर कीजिएगा। हाँ हाँ, हम थे e.fbr में। तो जनाब मेरा आपको ये दिखाने का पर्पज़ ये था कि जो जितने भी इनकम टैक्स के चालान्स होंगे ना आपके, यहाँ जो PSIDs होंगे वो यहाँ से जनरेट होंगे। तो ये इंशाल्लाह किस सेक्शंस में जनरेट करना है, कौन सा पेमेंट एट्रीब्यूट आएगा, कौन सा ईयर आएगा, कौन सा मंथ आएगा, इंशाल्लाह वो सारा कुछ सिखाया जाएगा आपको इसमें। तो ये पोर्टल है जनाब, ये आपने याद रखना है e.fbr पेमेंट्स के लिए, और इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स रिटर्न्स के लिए आपका ये आ जाएगा आईरिस। तो अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो कंप्लीटेड टास्क डिक्लेरेशन। सो आप ये देख सकते हैं जी, ये इनकम टैक्स रिटर्न और ये आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न इकट्ठी आ रही हैं। पहले पहले आपकी जो सेल्स टैक्स रिटर्न भी थी ना टिल दिसंबर 2021, वो आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न्स भी उधर ही आ रही थी आपके e.fbr में। सो अच्छा, जो SCCP की जितने भी मामला आते हैं ना, आपने चाहे कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, कंपनी में कोई चेंजेस हैं, कंपनी के एनुअल फॉर्म्स हैं, फॉर्म A29, कोई फर्दर शेयर्स की एनहांसमेंट है, कोई चेंज है, कोई रेजिग्नेशन है, कोई फर्दर अपॉइंटमेंट है, तो सारा कुछ जो है ना वो आपका जो जितना भी प्रोसेस होगा वो ई सर्विसेज में होगा, प्रोवाइडेड एट कि आपकी जो कंपनी है ना उसने फॉर्म्स ऑनलाइन करवाए हुए हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं वो फॉर्म्स जो है ना मैनुअली सबमिट कर रहे हैं। तो लेकिन हमारा जो सारा काम है ना वो इंशाल्लाह ऑनलाइन ही होगा। तो सिंपली आपने इसमें साइन अप करके अपना साइन अप बना लेना है, यूजर आईडी, और ये कंपनीज कोई भी आप कंपनी के आगे क्लिक करेंगे तो ये सारे प्रोसेस आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह इसको भी हम देखेंगे इन फ्यूचर। इसके अलावा जो आपकी प्रोविंशियल सेल्स टैक्स रिटर्न्स हैं वो आपकी PRA में चली जाएगी, पंजाब की जो है, मतलब कि आप कह लें कि जो सर्विसेज पे सेल्स टैक्स है ना वो प्रोविंशियल डोमेन है। आपने हमेशा याद रखना है कि जो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है ना, गुड्स हो गया और इलेक्ट्रिसिटी हो गया और टॉल मैन्युफैक्चरिंग,
ये सिर्फ फेडरल में है, बाकी सारा जो सेल्स टैक्स और सर्विसेज है वो प्रोविंसेस में है। अगर आप पंजाब में कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो पीआरए में आ जाएंगी, अगर सिंध में प्रोवाइड कर रहे हैं वो एसआरपी में आ जाएंगी, केपीके में कैपरा है और बलोचिस्तान में बीआरए है, मतलब बलोचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी। तो ये जितनी सर्विसेज हैं वो रेलेवेंट प्रोविंसेस में टैक्स होती हैं। तो ये इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। जी भाइयों, कोई क्वेश्चन किसी का? सर दोबारा बता दें ये सर्विसेज वाला लास्ट जो आपने पॉइंट बताया। यार जो गुड्स है ना, मतलब कि अगर आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर सपोज आप कह लें कि आप एडिबल ऑयल सेल कर रहे हैं, आप कुकिंग ऑयल सेल कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ अगर आप फिजिकली सेल कर रहे हैं तो वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी ट्रेडिंग जो है ना वो आ जाएगी एफबीआर में, सेल्स टैक्स एक्ट में, वो फेडरल डोमेन में चली जाएगी। लेकिन अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना तो सर्विसेज प्रोविंशियल डोमेन में चली जाएंगी। सपोज अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाने की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एचआर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो भी सर्विसेज है ना वो सारी आपकी प्रोविंशियल डोमेन में आ जाएंगी। जी जनाब, आइडिया होगा कोई इसके बारे में? जी सर, जी तो अब आपको आइडिया होगा कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की रिटर्न्स जानी है आपकी आईआरएस में। पेमेंट्स के लिए e.fbr हम यूज करेंगे, और एससीसीपी के लिए ई सर्विसेज, एससीसीपी का पोर्टल है, ई सर्विसेज एससीसीपी सर्च करेंगे तो आप आ जाएगा। और जो प्रोविंशियल डोमेन्स हैं, जो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स रिटर्न्स हैं, वो चारों सूबों की लहदा जाते हैं। इवन के जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, हम दो प्रोविंसेस की रिटर्न्स कर रहे हैं। एक हम कर रहे हैं जी पीआरए पंजाब में, और एक हम कर रहे हैं सर्विसेज में, क्योंकि जो सिंध है उसमें हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, सिक्योरिटी की और एचआर की सर्विसेज ले रहे हैं। तो वो हमारे लिए वो भी कंपल्शन है कि हमें दो जो प्रोविंसेस है उनकी रिटर्न्स भी सबमिट करनी पड़ती है प्रोविंसेस में, और फेडरल में रिटर्न्स तो हम सबमिट करते ही हैं। यार देखें, 2-3 इसमें है डिफिकल्टीज भी हैं। एक तो वहां में गाइडेंस नहीं है, और दूसरा ये है कि हमारे जो प्रोसीजर्स है ना वो बड़े सेग्रीगेटेड हैं। अभी कोई 2 साल पहले ही आपको पता है कि सैलरी की पहले एक ही रिटर्न जाती थी, और सैलरी इंडिविजुअल्स को पता ही नहीं था लगता। तो अभी तकरीबन 2 साल पहले ही वो उन्होंने सैलरी की रिटर्न सेपरेट कर दी है, जो सैलरी का फॉर्म है वो सेपरेट कर दिया है। तो चेंजेस आ रही हैं इसमें, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में और ठीक हो जाएगी। और बाकी बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट, ये आप लोगों का काम भी है कि आप उन लोगों को सही तरीके से गाइड करें। अच्छा जी, पोर्टल्स के बारे में आपको आइडिया हो गया। देन आप लोगों को मैंने टैक्सेस का बारे में बता दिया, सेल्स टैक्स के बारे में और सर्विसेज के बारे में। अच्छा, अब चलते हैं आज की जो हमारी पीपीटी है उस पे चलते हैं जी। अच्छा जी, ये क्लास नंबर 1 है। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि टैक्स है क्या? बेसिकली व्हाट इज टैक्स, पर्पस ऑफ टैक्स क्या है, टैक्स की हिस्ट्री क्या है, किस तरह आप जानते हैं टैक्स को? एनीवन कोई बताना चाहे, आपके अलावा कोई और? ओके जी, स्टार्टेड इन वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है जी। लेकिन बताएं, एक्सप्लेन भी तो करें ना, टैक्स का पर्पस क्या था? ओके जी, एनी प्राइस एडिशन टू रीजनल प्राइस, ठीक है जी। सर, जो कंपल्सरी जो स्टेट जो है वो स्टेट रेवेन्यू लिवाइव करती है गवर्नमेंट ऑन वर्कर्स इनकम्स पे या बिजनेस प्रॉफिट और अदर सर्विसेज वगैरह पे, तो वो उसको टैक्स कहते हैं। सिंपल, बस ये डेफिनेशन में। लेकिन टैक्स क्यों लेवी किया जाता है, ये तो बताएं। टैक्स लगाने का पर्पस क्या था स्टेट का? सर, ताकि स्टेट जो है वो बैलेंस बनाए रखे, और वो मतलब कि जो भी वो होती है, क्या कहते हैं सर, इसका पर्पस होता है रेवेन्यू जनरेट करना। बिल्कुल। हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट्स वो कर रही होती है, वो इसको रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो है ना लोगों पर टैक्स लगाती है, ताकि रेवेन्यू को जनरेट किया जाए और गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको पूरा किया जाए। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। हमारा ये कस्टम का 90% ये हमारा टैक्स ही आता है ना, ये हमारा जो टैक्स है 90%।
कस्टम का? मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं कह रहा ये जो हमारा रेवेन्यू जो जनरेट होता है 90% मेरे ख्याल से ये टैक्स से ही आता है, ये कस्टम का जो होता है। यार ये देखना पड़ेगा कि कस्टम से कितने परसेंट आ रहा है, जी जी मतलब कि जो हमारा एज ए इंपोर्ट से कितने परसेंट आ रहा है, ये देखना पड़ेगा। इसकी परसेंटेजेस जो है ना वेरी कर रही होती हैं हर साल, तो मैं सर आपको अपडेटेड देख के ना बता दूंगा। सर जरूरी नहीं है, अब एक ही चीज है रेवेन्यूज जो है ना, एक चीज से जनरेटर अब लाखों चीजों से टैक्स जो है ना वो जनरेट हो रहा होता है। हम अगर फ्यूल ले रहे होते हैं, कोई भी चीज ले रहे होते हैं, उस पर डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्सेस हो रहे होते हैं। यार सर कोई इससे चीज, अगर मेरी बात सुनो, अगर आप कोई चीज खरीदते हो ना उस पर इंडायरेक्ट टैक्स दे रहे होते हैं। डायरेक्ट हाँ टैक्सेशन डायरेक्टली चार्ज होगा आपकी इनकम पे। हाँ जी सपोज सर। अगर आप बिजनेस, जी 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 बताएं बताएं। सर हम कोई चीज खरीद रहे होते हैं, उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स होता है या ये डायरेक्ट टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो जीएसटी है ना, उसको इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं आप। वही तो सर इनडायरेक्ट, मैं कह रहा हाँ हूँ, आप बोल जी रहे थे ना कि डायरेक्ट टैक्स है, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि जितने भी हम चीजें खरीदते हैं जिनके ऊपर वो जीएसटी वगैरह लगा होता है, जनरल हम्म, सेल्स टैक्स, तो वो हमारे सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। जी जी तो सर जो हिस्ट्री है इसकी, हिस्ट्री तो सर इस्लामिक हिस्ट्री के लिहाज से भी इसकी टैक्स की एक हिस्ट्री है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला से स्टार्ट हुआ था ये। और अगर इसको बिल्कुल जो है आपकी ना ब्रिटिश या अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन से या जर्मन से स्टार्ट करें तो सर इनकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हिस्ट्रीज हैं। 1960 से स्टार्ट हुआ था ये टैक्स और अभी तक जो है ना, और बाकी हर दौर में जो जितने भी बादशाह होते हैं वो लेते रहे हैं टैक्सेस अपनी जो है ना, रियाया को से टैक्स लेते थे या लगान लेते थे ताकि वो हम्म, अपने जो है ना बादशाही का सिस्टम को चला सकें। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि टैक्सेस भी जो है ना दो टाइप के हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेशन है और इनडायरेक्ट टैक्सेशन। जो डायरेक्ट टैक्स है ना वो डायरेक्टली आपकी इनकम पे हिट करता है। जैसे जब आप सैलरी लेते हैं तो सैलरी आपको मिलती है नेट ऑफ, यार ये म्यूट कर लें काइंडली। तो जो सैलरी है ना वो आपको मिलती है नेट ऑफ टैक्सेस। मतलब आपकी सैलरी 12 लाख थी, उस पे टैक्स की परसेंटेज थी 2.5%, 6 लाख से लेके 12 लाख तक। तो वो जो 15,000 रुपया था वो आपको काट के आपकी सैलरी मिलेगी 11,85,000, आपको 12 लाख पूरा नहीं मिल जाएगा। और वो जो टैक्स टैक्स कट के मिली है, जो आपका इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है सैलरी पे विदहेल्ड हुआ है, वो आपका डायरेक्ट टैक्सेशन में चला जाएगा। इसी तरह अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, सपोज कंपनी है, कंपनी ने बिजनेस किया, ईयर एंड पे कंपनी को 1 लाख का, 2 लाख का, व्हाट्सएवर जो भी कंपनी को उसका बिजनेस इनकम पे या सारी सोर्स ऑफ इनकम पे गेन आया, उस पे टैक्स लग गया एट द रेट ऑफ 29%। तो वो जो टैक्स है वो आपका डायरेक्ट टैक्सेशन है, वो डायरेक्टली आपकी इनकम को हिट कर रहा है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ टैक्सेशन के बारे में भी बात होगी हमारी। डायरेक्ट टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। इसके अलावा इनडायरेक्ट में जैसे मैंने आपको बताया सेल्स टैक्स आ जाएगा, फिर आपका वैल्यू एडेड टैक्स है, वैट जो है। सर ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दे ड्राई, ये मैंने नहीं पता। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था टैक्सेस जो है ना, बेसिकली मेनली इसकी दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन। जो डायरेक्ट टैक्सेशन है वो डायरेक्टली आपकी इनकम को हिट करेगा। आपकी सैलरी इनकम हो सकती है, आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस हो सकती है, आपकी अदर सोर्स हो सकती है, आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, और आपकी कैपिटल गेन हो सकता है। जी भाइयों, डायरेक्टली जो आपकी इनकम को हिट करे। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो आपका सेल्स टैक्स आ जाएगा, आपका फिर इसमें प्रोविंशियल सेल्स टैक्स आ जाएंगे, जो आपको इनडायरेक्टली हिट कर रहे हैं। तकरीबन कोई भी जो चीज़ आप बाय करते हैं उस पर आपको जो सेल्स टैक्स देना पड़ता है उसको इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं, यानी डायरेक्टली आपकी इनकम को चार्ज नहीं हो रहा वो। जी जी ये डायरेक्टली सर ये इनकम पे ये थोड़ा कोई एग्जांपल प्लीज दे सकें? सैलरी, अब जब आप सैलरी इनकम है आपकी और उस पर टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो उसको डायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं। जो आपकी सर सैलरी, जी जी अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा एंट्री नहीं बना हुआ, मुझे सैलरी रिसीव हो रही है, फिर भी टैक्सेशन मुझे देनी पड़ेगी क्योंकि मेरा एंट्री तो बना नहीं हुआ। यार टैक्सेशन अगर आप सर्टन जो सैलरी के स्लैब हैं, सपोज सैलरी का स्लैब स्टार्ट हो रहा है 6 लाख से ऊपर, अगर आपकी अच्छा 6 लाख से इनकम कम है तो उस पर टैक्स नहीं डिडक्ट होगा। हम्म, ठीक है, जी जी ठीक। ये है जी।
वैसे इसके लिए एनटीएन रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। यह जो सैलरी है ना, सैलरी एफबीआर में यूजली कंसर्न है जी, पर्सन अपेयरिंग ऑन द एटीएल और पर्सन नॉट अपेयरिंग ऑन द एटीएल। मतलब कि सर ये फाइलर, एडवांस टैक्स है। जी जी सर ये एडवांस टैक्स क्या होता है? आपने 2 टैक्सेस के बारे में बताया, लेकिन एडवांस टैक्स के बारे में नहीं बताया। यार एडवांस टैक्स तो वो है ना जो आपका विदहेल्ड हुआ है, हाँ जी। जो आपका किसी ने काटा है। अच्छा, पहले से ही काट लिया है किसी भी चीज के अंदर से। हाँ जी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब सैलरी है, सैलरी पे आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका टैक्स विदहेल्ड कर लेता है, वो आपका एडवांस टैक्स है, ठीक है। वो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न आप उसको एडजस्ट करेंगे। इसी तरह आप कोई गुड्स लेते हैं, सपोज कर लें कंपनी है, कंपनी किसी को सेल करती है, ठीक है। और जो अगला बंदा जो कंपनी को जब पैसे देगा, वो पैसे टैक्स विदहेल्ड करके देगा। सेक्शन 153 है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसी तरह अगर आपकी रेंटल इनकम है, तो जिसको आपने घर रेंट पे दिया हुआ है वो आपका टैक्स विदहेल्ड करके देगा। कंपनी के केस में 3 लाख से ऊपर अमाउंट जब वो पे करेगा पर ईयर, तो वो टैक्स विदहेल्ड करके देगा। और इंडिविजुअल और एओपी के केस में अगर आपका रेंट साल में 15 लाख से एक्सीड कर जाता है, तो वो भी टैक्स विदहेल्ड करके आपको नेट अमाउंट पे करेगा। तो इस तरह मल्टीपल 50 टू 55 सेक्शंस हैं विद होल्डिंग के, तो इंशाल्लाह इन सबको हम देखेंगे। इसी तरह अगर आपने कोई घर लिया है, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट आपका टैक्स जो है ना विदहेल्ड करेगी, तो उसको भी एडवांस टैक्स कहते हैं। आपका फिर कैश विड्रॉल है, फिर आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, गाड़ी परचेज करते हैं, तो तकरीबन हर चीज़ पे जनाब पाकिस्तान में आपका टैक्स विदहेल्ड हो रहा होगा। अच्छा सर, ये फॉर एग्जांपल हमने एक बंदे से हमारी बातचीत हुई, हमने उससे घर लिया, फिर गवर्नमेंट को किस हिसाब से टैक्स जाएगा, यानी कि जो हम डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे उसमें? यार गवर्नमेंट को, और एक तो अगर आप बड़ी सिटीज़ में रह रहे हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, गुजरांवाला, सो ऑन, कोई तकरीबन 29 सिटीज़ हैं जहाँ जो मार्केट वैल्यूएशन है ना, यानी कि जो प्रॉपर्टी का रेट है, वो एफबीआर के मुताबिक चलता है। और अगर आप स्मॉल सिटीज़ में रह रहे हैं, तो आपका डीसी रेट आपको आइडिया होगा जनाब, आपका जो कमिश्नर होता है वो रेट लगा के, और जो टैक्स की परसेंटेज है वो जनाब आपकी 3% है फाइलर के केस में। अगर नॉन फाइलर है उस पे? नॉन फाइलर के केस में 10.5% तक चली जाएगी परचेज पे, और सेल पे 6% है। ठीक होगा सर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे चलें अब, काफ़ी हो गया मेरे ख्याल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एफबीआर के बारे में आपको बता दूं कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, पाकिस्तान में जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे इसके अंडर आ रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेशन हो, इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो, टैक्सेस की जितनी भी कलेक्शन है वो सारी आपका एफबीआर कर रहा है। इसके अलावा जो आपकी रिटर्न्स हैं वो सारी एफबीआर के थ्रू ही सबमिट हो रही है, यानी कि एफबीआर के पोर्टल्स में जा रही हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेशन की हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेशन की हो। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसमें एफबीआर जो है सिर्फ गुड्स को डील कर रहा है, मतलब कि सेल्स टैक्स ऑन गुड्स। सर्विसेज जो है वो आपकी प्रोविंशियल डोमेन में चली जाएगी। इसके अलावा आईआरएस के बारे में आपको बताया, जैसा कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जनाब आईआरएस का पोर्टल है, आपकी जो जितनी भी इनकम टैक्स रिटर्न्स और आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न्स जो है ना, वो इसी पोर्टल पे जाएंगी, आईआरएस के पोर्टल पे। ये डिक्लेरेशन है जनाब, जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको, या सेल्स टैक्स रिटर्न है उसको डिक्लेरेशन इस वजह से बोला जाता है कि आपने इसमें जो इनकम डिक्लेयर की है वो ट्रू एंड फेयर है अकॉर्डिंग टू यू, वो आपकी डिक्लेरेशन है, वो गवर्नमेंट की डिक्लेरेशन नहीं है। टैक्स रिटर्न के बारे में बात होगी, अब हेड्स ऑफ इनकम पे चले जाते हैं जी। इफ यू अलाउ मी टू मूव डाउनवर्ड, अच्छा जी, जो हमारी इनकम है ना, एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, हमारी इनकम है 5 टाइप की। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी कि जो आप घर रेंट पे देते हैं, जो आपको रेंटल इनकम आ रही होती है, उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर आप, सर स्क्रीन आपकी शो नहीं हो रही है, स्क्रीन शेयर वाली। स्क्रीन शो नहीं हो रही? आर यू श्योर? श्योर हो रही है। नहीं सर, स्क्रीन शो हो रही है, हमें हो रही है। हो रही है जी। यार, काइंडली रिकनेक्ट करें, रिकनेक्ट करें भाइयों।
अच्छा जी, हेड्स ऑफ इनकम पे बात कर रहे थे हम लोग। तो देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, यानी कि आप मैन्युफैक्चरिंग से या ट्रेडिंग से जो इनकम कमा रहे हैं। फिर आपकी कैपिटल गेन। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी। यार बाकियों को शो हो रही है? जी सर, हो रही है। यस सर, हो रही है शो। ये काइंडली इनको कहते हैं कि रिकनेक्ट, काइंडली रिकनेक्ट। अच्छा आप ना रिकनेक्ट कर लें काइंडली, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं प्लीज। ओके जी, हमने बात की कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो 3 हेड्स तो आपको क्लियर है ना जी फैजान साहब? सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये 3 तो क्लियर है ना आपको? जी अच्छा जी, कैपिटल गेन जी सर क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा जी, कैपिटल गेन में आपका आ जाएगा जो आप घर घर बेचते खरीदते हैं, आपका प्लॉट्स वगैरह, फ्लैट्स वगैरह, जितनी भी प्रॉपर्टी की डीलिंग है, प्रॉपर्टी पे जो गेन आएगा वो जनाब आपका चला जाएगा कैपिटल गेन में। ठीक हो गया जी? ठीक है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे गेन चला गया, शेयर्स पे गेन चला गया जी भाइयों। जी सर। प्रॉपर्टी की सेल करने पे जो गेन आएगा या जो इनकम आएगी, हम्म, स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स रखे हुए हैं आपने, जो शेयर्स बाय किए हुए हैं आपने, उनको बेचने पे गेन आएगा। और आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं, सोना बेचते हैं आप, कोई जी एंटीक है, कोई भी इस तरह की चीज़ बेचते हैं जो कीमती है, उस पे जो गेन आएगा वो भी कैपिटल गेन है। मेनली इस पे आपने याद रखना है कैपिटल गेन आता है प्रॉपर्टी पे। ओके, ठीक हो गया सर। ठीक हो गया? और आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कोई भी ऐसी इनकम जो ये ऊपर वाले 4 हेड्स में नहीं जा रही, जो सैलरी नहीं है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, कोई भी ऐसी इनकम जो कहीं भी क्लब नहीं हो रही, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चली जाएगी। जैसे डिविडेंड है, डिविडेंड कहीं भी क्लासिफाई नहीं हो रहा, डिविडेंड जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। आपका बैंक प्रॉफिट है, वो कहीं भी क्लासिफाई नहीं हो रहा इंडिविजुअल के केस में, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। तो कोई भी इनकम जो कहीं भी क्लासिफाई नहीं हो रही, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चली जाएगी। जी किसी का क्वेश्चन हो यहाँ तक? सर कैपिटल गेन दोबारा बता दें। यार कैपिटल गेन अगर आप प्रॉपर्टी है तो मैं आपको ऐसे मिसाल देता हूँ, सपोज आपने कर लिया 50 लाख का और आपने कोई 2 साल बाद घर बेच दिया अपना 70 लाख का, तो आपको कितना कितना प्रॉफिट आया इसमें से? 20। 20 हाँ लाख आ गया सर। 20 लाख। तो 20 लाख का प्रॉफिट है ना, उसे कैपिटल गेन कहते हैं, वो कैपिटल गेन में चला जाएगा। तो सर ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से किस तरह डिफर करेगा नहीं नहीं नहीं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेंटल इनकम है भाई। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी गई है तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगी, इसको मिक्स ना करें, वो सिर्फ रेंटल इनकम है उधर। ओके ठीक सर, लग मुझे हाँ वो सिर्फ रेंट को डील करेगी, ये प्रॉपर्टी की सेल परचेज है, वो सिर्फ रेंटल इनकम है। आपने घर रेंट पे दिया हुआ है, आपने शॉप रेंट पे दी हुई है, आपने कोई प्लॉट रेंट पे दिया हुआ है। ओके सर। अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर चलें आगे। जी सर। एक मिनट। अच्छा जी, अच्छा जी, हम कहाँ से स्टार्ट करें? मैंने जैसे आपको बताया कि हम इनकम टैक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स यूजुअली जो इसको लॉ डील कर रहा है उसको कहते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, और जो रूल्स हैं, जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है वो है जी इनकम टैक्स रूल्स 2002। तो ये मैं आपको हेड्स ऑफ इनकम भी बता रहा था, तो ये जनाब आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, ये सारा, ये जनाब आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। ये आपको एफबीआर की साइट से भी मिल जाएगा और मैं ग्रुप में भी शेयर करवा दूंगा। इसमें 242 सेक्शंस हैं इन टोटल। इसमें 242 सेक्शंस हैं। ठीक हो गया? और तकरीबन स्केड्यूल्स है इसमें 12 to 13, आपके 14 स्केड्यूल है। तो इंशाल्लाह इसमें हम जो भी
जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है इसमें हम मोस्टली जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको देखेंगे। स्केजुअल्स जो हैं वो भी हम 3-4 स्केजुअल्स देखेंगे क्योंकि हर चीज़ हमसे पर्टेन नहीं कर रही। आपका कुछ कुछ स्केजुअल्स होंगे जो स्पेसिफिकली सपोज बैंकिंग कंपनी को डील कर रहे हैं, बिल्डर्स को डील कर रहे हैं, आपके ये डिविडेंड को डील कर रहे हैं, शेयर्स को, तो उनको हम नहीं छेड़ेंगे। तो ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है जनाब। टैक्स के जितने भी मामलात हैं, जितने भी टैक्स में जो भी चेंजेस आती हैं वो इसी के थ्रू आती हैं और ये हर साल अपडेट होता है जून में जाके जो आपको बजट आता है। जी भाईजान। तो ये सारे आपके सेक्शंस हैं। वो तो है वैसे आपने मैं। देखा ना बजट आता है जब, जी जी। हाँ, तो बजट में जितनी भी चेंजेस आती हैं वो पर्टेन कर रही होती हैं इनकम टैक्स से भी, सेल्स टैक्स से भी, आपके फिर आपके जो प्रोविंशियल में जो आपकी पंजाब असेंबली में बजट आ रहा होगा वो पीआरए को हिट करेगा, प्रोविंशियल जो रेट्स हैं। जी ठीक हो गया। ठीक तो है। वो सारे जो है ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और इनकम टैक्स रूल्स हर दफा चेंज हो जाता है, कोई ना कोई चीज चेंज हो जाती है इसमें। ठीक है वैसे। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, ये मैं रख भी दूंगा, मैं आपको बता भी दूंगा कि कहाँ से डाउनलोड होगा। अगर आप जाते हैं ना FBR पे, fbr.gov.pk, तो ये जनाब ये आपके पड़े होंगे इधर नीचे। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं जनाब। ये अगर आप इनकम टैक्स में चले जाएं, इधर पड़े होने चाहिए आई गेस। अच्छा जी, ये साइड पे पड़े हुए हैं। ये अगर आप देखें ना ऑर्डिनेंसेस एक्ट्स, अगर ये मैं ऑर्डिनेंस पे क्लिक करूँ लीगल रिसोर्सेज स्लैश पब्लिकेशंस पे, तो ये पड़े हुए हैं। ये आपके ऑर्डिनेंस पड़ा हुआ है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ये इनकम टैक्स रूल्स पड़े हुए हैं 2002, ये आपके एक्ट्स में सेल्स टैक्स एक्ट पड़ा हुआ है। तो ये आपने पहला पहला डाउनलोड कर लेना है, अमेंडेड अप टू 30 जून 2023। ठीक हो गया जी। अच्छा सर, इसमें कितनी कुछ चेंजिंग हो सकती है? फॉर एग्जांपल हम इसे सारा देख लें, हमारे माइंड में बैठ जाए कि इस पे कितना टैक्स है, उसके बाद चेंजिंग ज़्यादा तो नहीं होती कि अगले साल बंदा रिवाइज करे कुछ तो यार सही। अगर आपने सारा सीख लिया ना तो ये सिर्फ आपका तकरीबन 3 से 4 घंटे का काम होगा कि आप चेंजेस पढ़ें, बस इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है सर। और जो आपको डायरेक्टली हिट करेंगी या आपके क्लाइंट्स को हिट करेंगी वो तकरीबन आप शायद कह लें कि आप 10 मिनट में पढ़ लें। ये हमें कैसे अपडेट कोई आती है वो हमें इधर से ही लेनी पड़ेगी कि किस पे कितना टैक्स है? देखो ऑर्डिनेंस तो आ गए ना साल में, मतलब जी कि जी साल में सॉरी जो फाइनेंस एक्ट है, जी मतलब जी। कि बजट जो है साल में एक दफा आ गया जून के महीने ऐसे। में जाके, अभी जून 24 में आएगा, ठीक है। ओके। लेकिन जो फर्दर SROs हैं या जो सर्कुलर्स हैं ना वो ये आपके पड़े हुए साइड पे, जो स्पेसिफिकली FBR निकालता है वो ये पड़े हुए। जी और वो सर। अपडेट, और ये जो अपडेट्स है ना, हम्म, अगर आप इसको डेली बेसिस पे चेक करेंगे ना तो ये आ रही होंगे नीचे, जो भी नई चेंजेस आ रही होती है ना हम्म। वो ये इधर आ रही होगी आपकी। सर SRO स्टैंड फॉर? यार इसको स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर इस तरह करके कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। अच्छा आपको आइडिया हो गया अब? जी हो गया सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी। इट विल बी पर्सन की डेफिनेशन तो होगी, हम चलते हैं रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पे। अच्छा जी, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का आइडिया है किसी को टैक्स में भाइयों? सर रेजिडेंट सर ये तो देखने से पता चला, लेकिन रेजिडेंट का मतलब जो सर पाकिस्तान में रहते हैं और नॉन रेजिडेंट हाँ जो नॉन। पाकिस्तान के बैरून मुल्क में रहते हैं। लेकिन टैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है इसकी निस्बत ना, टैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है जी वसीम साहब।
जी सर, जो 180 डेज जो है अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो वो रेजिडेंट होंगे, 180 डेज से प्लस हो जाते हैं, और अगर 180 डेज से कम रहते हैं तो आप रेजिडेंट नहीं होंगे। यार ये 180 नहीं है बेसिक यार, थोड़ी सी आप ना मिस कर रहे हैं। इट विल बी 183, 183 रेंज है वो। 180 वाला ना चेंज हो गया, ये देखें। अगर आप साल में 183 या उससे ज्यादा दिन पाकिस्तान में मौजूद है ना, तो आप टैक्स रेजिडेंट हैं। हुँ, और दूसरा ये है कि अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसके एम्प्लॉइज हैं और आप बैरून मुल्क तैनात हैं, जैसे ये आपके एम्बेसडर्स हो गए, आपकी एम्बेसीज में स्टाफ काम कर रहा होता है ना, इवन तो वो बैरून मुल्क काम कर रहा है लेकिन वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है। रेजिडेंट है, बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल वो है कि वो जो पूरे साल में 183 दिन पाकिस्तान में मौजूद रहा हो। ये नहीं है कि 183 दिन इकट्ठे ही, वो आया, वो 10 दिन के लिए आया, वो 20 दिन के लिए आया, इस तरह आपने जुलाई से लेके जून तक आपने उसके 183 डेज कंप्लीट करने। अच्छा जी, जी भाइयों, कोई फर्दर? अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ यार। अच्छा जी, फाइनेंशियल ईयर का आइडिया है किसी बंदे को? अच्छा जी, एक और बात, मेरे भाई थे अकाउंटेंट टूल्स। अच्छा, आपको जो स्केड्यूल्स है ना और जो जितने भी एफबीआर के जितने भी टैब्स है ना, वो इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। पहला लेक्चर है, कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए सब लोगों को। तो मैंने जैसा आपको बताया ना, मैं आपको गाइड भी कर दूं। और यार आप ना नेक्स्ट टाइम काइंडली अपना एक्चुअल नेम यूज करें, मुझे बड़ी वो परेशानी होती है, मुझे भूल जाता है आपका नाम जो है ना। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था ना, रिटर्न्स जो हैं वो आपकी डिक्लेरेशन से जाएंगी। ये आप जाएंगे रिटर्न स्लैश स्टेटमेंट्स ओरिजिनल में। तो ये आपकी पहली पड़ी है जो आपने सैलरीड इंडिविजुअल के लिए रिटर्न करनी है। दूसरी आपकी पड़ी है जो आपने आपने बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए करनी है, आपने कंपनी के लिए करनी है, आपने ईओपी के लिए करनी है। ये आपकी वेल्थ स्टेटमेंट है। तो इस तरह आपने लेके चलना है। ये आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न पड़ी हुई है। ये आपकी रिविजन्स के लिए है, जो आपने अगर रिटर्न आपने ठीक नहीं की, आप रिवाइज करना चाह रहे हैं, कोई गलती आपको नजर आई है। फिर ये एक्सटेंशन है, और ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम आपको देखेंगे। ये आपकी जनाब रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन है, अपील्स, रिफंड के लिए यहाँ से जाना है आपने, रिफंड की एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है, विथहोल्डिंग स्टेटमेंट्स किस तरह सबमिट करनी है। अगर आपने कोई किसी का टैक्स करवाया, जमा करवाया है, कोई गलती हो गई है, गलत एंट्रियाँ लिखा गया है, आपने गलत ईयर सेलेक्ट कर लिया है, गलत सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है, उसकी करेक्शन किस तरह होनी है, तो ये भी सिखाया जाएगा। अच्छा जी, सेल्स टैक्स में ये आपकी 90% जो है ना, सेल्स टैक्स में आउटपुट 90% एडजस्ट होता है, ये उसके एडजस्टमेंट के लिए है। और ये सारा कुछ इंशाल्लाह जितने टैब्स है ना, ये सारा कुछ एक एक करके आपको मैं सारा सिखाऊंगा। इवन कि हम सैलरी की रिटर्न सीखेंगे आज से, तो ये हम डायरेक्टली जो है ना पोर्टल से ही लेके चलेंगे, एक एक इवन के रिटर्न के फॉर्म में एक एक टैब को डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है जी। जी भाई, कंटेंट टूल्स ठीक है। और इंशाल्लाह 2 से 3 जो आपकी क्लासेस होंगी ना, फर्दर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे सैलरी में, और इवन पोर्टल को चलाने में। एक एक चीज़ इंशाल्लाह उसमें दिखाया जाएगा आपको, तो आपने ये घबराना नहीं है। अच्छा जी, रेजिडेंट इंडिविजुअल का आपको आइडिया हो गया। अच्छा जी, फाइनेंशियल ईयर के बारे में मुझे कोई बता सकता है? सर टैक्स ईयर फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर बता दें। सर जून का तो नहीं आता सर। ये जैसे सा- कि 2023 का स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 तक। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और कैलेंडर ईयर के बारे में? कैलेंडर ईयर तो स्टार्ट होता है ना सर 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बताया। अच्छा जी, फाइनेंस टर्म में या अकाउंटिंग टर्म में एक टर्म यूज होती है फाइनेंशियल ईयर।
और जो टैक्स है ना वो भी यूजुअली फाइनेंशियल ईयर को ही फॉलो कर रहा होता है। जी जनाब, अब आइडिया हुआ है आपको कुछ? ये आपका कैलेंडर ईयर है जिसको आप तौर पे आम लोग जो अपनी ज़िंदगी में आम साल जिसको फॉलो कर रहे होते हैं, इसको कैलेंडर ईयर कहते हैं। और ये आमतौर पे फाइनेंशियल ईयर होता है जनाब 12 मंथ्स का, और ये यूजुअली स्टार्ट होता है जुलाई से लेके जून। सर एक स्पेशल भी तो होता है। जी उस पे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। सर ये आपने पढ़ाए थे मेरे ख्याल से पहले। जी ये पहला पहला लेक्चर हुआ था। हाँ जी, जो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी ना उसमें ये बता चुका हूँ, मैं फिर भी बता देता हूँ। फाइनेंशियल ईयर का यूजुअली पर्पज है ये होता है 12 मंथ्स का, ये भी 12 मंथ्स का होता है, लेकिन इसमें चेंज नहीं आ सकती। ये जनवरी से दिसंबर ही रहेगा हमेशा, लेकिन इसमें चेंज आ सकती है। ये होगा तो 12 मंथ्स का ही, लेकिन इसमें चेंज फर्दर आ सकती है। ये जनाब आपका यकम अगस्त 22 से लेके 31 जुलाई 23 को भी खत्म हो सकता है। यार अभी तो फाइनेंशियल ईयर आपका 23 ही है ना, जो आगे 23 खत्म हो गया, 24 चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल जी, कंटेंट टूल्स ठीक कह रहे हैं। अच्छा वो हमारे एसीसी वाले भाई किधर गए? अच्छा जैनी, अब तो चल रहा है ना आपका जुलाई से लेके जून 24, ये तो फाइनेंशियल ईयर 24 चल रहा है ना, अभी 23 खत्म हुआ है। जी भाइयों, जी मेरे भाई, कोई क्वेश्चन किसी का, कोई क्वेरी? सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 जुलाई से 30 जून तक है और दूसरा 1 अगस्त से 31 जुलाई तक है? यार जितना भी आमतौर पे जितनी भी कंपनीज बनती हैं, जितनी भी ओपीज हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, ये जितने भी लोगों की रजिस्ट्रेशन होती है ना, इन सब का जो फाइनेंशियल ईयर है जो जुलाई से जून ही है। जी ठीक हो गया? ठीक हो गया। अगर आप कंपनी भी रजिस्टर करते हैं ना तो आपको कहता है जी फाइनेंशियल ईयर आप क्या रखेंगे, तो आमतौर पे जुलाई से जून ही रखते हैं हम लोग। सर ये जो आपने बताया है कि 1 अगस्त से स्टार्ट होके 31 जुलाई तक चल सकता है, ये क्या पॉइंट है? ये किस सेंस में होगा? यार फाइनेंशियल ईयर का पर्पस है कि वो 12 माह का होता है। फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली होता है आपका जुलाई से लेके जून में एंड। ठीक हो गया? अच्छा ठीक हो गया। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जिनका फाइनेंशियल ईयर है स्पेशल ईयर होता है उनका। ठीक है, ओके ओके। बैंक जो है उसका बैंक का बिल्कुल ये ऐसे ही है। फाइनेंशियल ईयर है, बैंक की क्लोजिंग दिसंबर में जाके हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ठीक हो गया सर। सर ये ये जो आपका जी 1 मिनट मुझे बस पूरा कर लेने दें। जो आपकी शुगर इंडस्ट्री है जनाब, ये चल रही है जी, शुगर का आज खत्म हो रहा है, सॉरी 23 है। शुगर का फाइनेंशियल ईयर आज खत्म हो रहा है जी। ओके ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड सेक्टर हैं जिनके फाइनेंशियल ईयर जो है ना चेंज होते हैं। ठीक हो गया सर। अब देखो ना, अगर बैंक को भी एससीसीपी अलाउ कर दे कि वो जुलाई से जून लेके चले, तो ऑडिट कौन करेगा मेरे भाई? पाकिस्तान में तो ऑडिट फर्म्स पहले ही बहुत थोड़ी हैं, और जब बैंक का ऑडिट स्टार्ट होता है ना, तो अगर आपका वास्ता पड़ा है ना किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से, तो आप कह लें कि बैंक के ऑडिट पे कोई आपका 70 to 80% स्टाफ जो है ना वो सारा डिप्लॉय होता है उधर। आपने ब्रांचेज करनी है, मल्टीपल ब्रांचेज, और छोटे से छोटा भी बैंक है ना उसकी 150-200 ब्रांचेज हैं, और अभी तो कोई भी इतना नहीं बचा कि जिसकी 150 से 200 ब्रांचेज हैं। अगर बड़ा बैंक देखें तो आप उसकी 1500 भी हैं। एचबीएल देख लें, एमसीबी देख लें, अलाइड, मेजान, जितने जितने बड़े बैंक्स हैं, तो वो बड़ा काम करना पड़ता है। तो बेसिकली ये रीजन थी कि इनका जो फाइनेंशियल ईयर है ना वो सेपरेट रखा गया, क्योंकि ऑडिट जो है ना आपने विद इन 4 मंथ्स
ऑडिट आपने खत्म करना है सितंबर में। एससीसीपी की मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों में से कितने लोगों को फॉर्म 29 का आइडिया है? फॉर्म ए एंड फॉर्म 29 का आइडिया है? सर फॉर्म में अगर कंपनी में थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है फिर फॉर्म में सबमिट करना पड़ता है? नहीं, फॉर्म ए आपने जाना ही जाना है हर साल जाना है? यस, फॉर्म 29 होता है चेंजेस का। अच्छा फॉर्म 29। फॉर्म ए है जी, कंपनी ने एजीएम की है, कंपनी ने अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अप्रूव कर दिए। सर फॉर्म 29 तो इसकी एनुअल रिटर्न जो सबमिट होती है उसको नहीं बोलते? नहीं, इसको फॉर्म ए करते हैं। अच्छा, फॉर्म 29 है जी, चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, कंपनी सेक्रेटरी, ऑडिटर एंड एनी अदर ऑफिसर्स। जितनी भी कंपनी में चेंजेस आती हैं ना पर्सनस में, वो फॉर्म 29 में जाती हैं। जो फॉर्म ए है उसको एनुअल रिटर्न कहते हैं। अच्छा जी, आइडिया है किसी को फाइनेंशियल ये फॉर्म ए का? अच्छा, फॉर्म ए जो है ना ये एजीएम होती है, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव करनी होती हैं, उसके बाद फॉर्म ए जाता है। तो यूजुअली एजीएम होती है विद इन 120 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एजीएम आपने करनी होती है 28 अक्टूबर ऑफ एवरी ईयर। एजीएम में आप लोग अकाउंट्स अप्रूव करते हैं, ऑडिटर की रिअपॉइंटमेंट करते हैं, फिर जाके आपके अकाउंट्स अप्रूव होते हैं। ठीक हो गया? तो ऑडिटर ने सितंबर में ऑडिट अपना कंप्लीट करना होता है या अक्टूबर स्टार्ट में। उसके बाद बोर्ड की पहले मीटिंग होती है, वो अकाउंट्स को ऑथराइज करते हैं, उसके बाद एजीएम होती है। तो ये पर्पज है कि ऑडिटर के पास इतना टाइम नहीं होता ऑडिट के लिए। अच्छा सर, ये जो आपने अपना लीगल एडवाइजर रखा है, फॉर एग्जांपल कल को कोई इशू बना उससे उसी कोई रिप्रेजेंट होना चाहिए कि कोई और भी हो सकता है उसकी जगह? अच्छा जी, शकील साहब एसीसी फाइनलिस्ट। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं यार? देखो, आप एफबीआर की बात कर रहे हो? नहीं, लीगल एडवाइजर आपका एससीपी में जो आप रखते हैं यार, कोई भी हो सकता है। एससीसीपी में लीगल एडवाइजर नहीं होता है। एससीसीपी में आप ऑथोराइज करते हो, आप डायरेक्टर को भी कर सकते हो, आप चीफ एग्जीक्यूटिव को भी कर सकते हो, आप कंपनी सेक्रेटरी भी कर सकते हो, और एक ऑथोराइज इंटरमीडियरी होता है, वो आप कुछ जो डेजिग्नेटेड डिग्रीज है ना, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसीसीएस, इन लोगों को मिलती है सीएमए। ये लोग जो है ना ये ऑथराइज इंटरमीडियरी हैं। जिस तरह एफबीआर में है ना कि आप खुद प्रेजेंट कर लें, या एलएलबी हो, या सीए हो, या एसीएमए हो, या आईटीपी हो। ठीक है? इसी तरह ये भी एससीसीपी में भी थोड़ी सी अथॉरिटीज हैं जो डेजिग्नेट कर सकती हैं। यूजुअली जो है ना हम लोग डायरेक्टर को कर देते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव को, या कंपनी सेक्रेटरी को। ये है जी मेरे भाई। अच्छा जी, हम जरा चलें फिर अब थोड़ा सा रिटर्न की तरफ, अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो। जी सर। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 सोर्सेज ऑफ इनकम है, मतलब कि 5 हेड्स ऑफ इनकम है। तो जो इनकम फ्रॉम सैलरी है वो डील कर रही है सेक्शन 12। जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 12 है ना, वो सैलरी को डील कर रहा है। इसके इंशाल्लाह जो नोट्स है ना इनकम फ्रॉम सैलरी के, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और वो जो नोट्स होंगे वो इनफ होंगे। उसमें आपके इनकम टैक्स जो रूल्स में इंपॉर्टेंट आ रहे हैं रूल्स, वो भी आ रहे होंगे सैलरी से रिलेटेड। जो सेकंड स्केड्यूल में एग्जम्पशंस आ रही होंगी वो भी आ रही होंगी। अच्छा जी, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मेरे भाई मेरे साथ ही हैं तो। 242 सेक्शंस हैं इन टोटल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के। और जो आपके जो चार्जेबिलिटी है ना, मतलब कि जो रेट्स हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, वो फर्स्ट स्केड्यूल में है। ये आप देख सकते हैं, ये जनाब ये सैलरी के रेट्स हैं। ये कंपनी की टैक्सेशन है जी। बैंकिंग कंपनी पे 39 है, वैसे 29, और स्मॉल कंपनी के 20% है। ये सुपर टैक्स है, मतलब कि टैक्सेस की जितनी भी टैक्स
टैक्सेस के जितने भी रेट्स हैं वो सारे फर्स्ट स्केड्यूल में हैं। आगे फर्दर इनकी डिवीजंस हैं। आपने कोई भी रेट देखना हो टैक्सेस का तो आपने फर्स्ट स्केड्यूल में जाना है। सबसे पहले आपने सेक्शन में जाना है। सेक्शन में लिखा होगा जी कि पार्ट 4 डिवीजन 1 ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल, मतलब कि फर्स्ट स्केड्यूल्स की डिटेल दी होंगी उसमें, कहाँ आपने स्पेसिफिकली जाकर देखना है और फर्स्ट स्केड्यूल में आपको रेट्स मिल जाएंगे। ये जनाब आपकी प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं कि प्लॉट पे इतना है, अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है, कंस्ट्रक्शन पे इतना है। ये अपनी आवाज काइंडली म्यूट कर लें। अच्छा जी, ये सारा तो फर्स्ट स्केड्यूल हो गया। अब मैं चलता हूँ सेकंड स्केड्यूल की तरफ। ये डिविडेंड आ गया आपका जी। अच्छा जी, सेकंड स्केड्यूल। अब मैं आप लोगों को सेकंड स्केड्यूल के बारे में बता दूं। जितनी भी टैक्स में एग्जम्पशंस आ रही हैं, जितनी भी रिडक्शन रेट्स है, जितनी भी स्पेसिफाइड एग्जम्पशंस हैं, वो सारी सेकंड स्केड्यूल में आ रही हैं। तो अगर आप देखना चाह रहे हैं कि किसी बंदे को इनकम टैक्स में एग्जम्पशन है विद होल्डिंग की, टैक्स की, तो आपने सेकंड स्केड्यूल में देखना है। और अगर आपने टैक्स रेट देखना है तो आपने देखना है जी फर्स्ट स्केड्यूल में। इसके 4 पार्ट्स हैं जनाब। टोटल इनकम है, स्पेसिफाइड है, स्पेसिफिक जो आपके रेट्स हैं, फिर स्पेसिफाइड इनकम है एंड सो ऑन। जी मेरे भाई, किसी का कोई क्वेरी हो अभी तक? यार फॉर्म ए देखो, आपने एजीएम करनी है विद इन 100 वो 120 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 28 अक्टूबर फॉर्म में आपने सबमिट करना है विद इन 30 डेज। और अगर कोई चेंज आई है तो फॉर्म 29 आपने करना है विद इन 15 डेज। अच्छा सर, एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, उसमें कोई चेंजिंग भी नहीं आई ना, उसने कोई काम किया है, फिर उसमें भी फॉर्म ए और फॉर्म 29 जमा कराना है। यार फॉर्म ऑफ नो चेंज भी जा रहा है कुछ कंपनीज के केस में। जैसे अगर आपकी ऐसी एसएमसी है तो आपके लिए कंपल्शन नहीं है कि आप फॉर्म ए फॉर्म 29 फाइल करो। इसी तरह अगर आपका कैपिटल जो 3 मिलियन से कम है तो आपके लिए कंपल्शन नहीं है, आप फॉर्म ऑफ नो चेंज सबमिट करते हैं। लेकिन ये इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में एसएससीपी में जाके, जब एसएससीपी का पोर्शन देखेंगे ना, तो उसमें जाके कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, फर्स्ट स्केड्यूल और सेकंड स्केड्यूल का आपको आइडिया हो गया? जी सर। बाकी भी सारे जवाब दें। फर्स्ट स्केड्यूल सेकंड स्केड्यूल का आइडिया हो गया आप लोगों को? मुझे लगता है क्लास लंबी हो गई है थोड़ी सी। जी सर, हो गया। वसीम यार, ये मैं आपको बता देता हूँ यार, उधर से 30 डेज कंप्यूट कर लें यार। अच्छा जी, फर्स्ट स्केड्यूल और सेकंड स्केड्यूल का मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट स्केड्यूल में जो भी रेट्स हैं वो आ रहे होंगे और सेकंड स्केड्यूल में आपका आ रहा होगा जो स्पेसिफाइड एग्जम्पशंस हैं। एग्जम्पशन इनकम से भी हो सकती हैं, टैक्स रिडक्शन भी हो सकती है, स्पेसिफिक प्रोविजन से भी हो सकती है। माइक काइंडली अपना ऑफ कर लें। अच्छा जी, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट आज की बात जो है, हम सैलरी को देख रहे हैं। अगले 2-3 लेक्चर जो है हम जो इनकम टैक्स रिटर्न जो है सैलरी इंडिविजुअल की वही देखेंगे और इंशाल्लाह उस पर फुली ग्रिप हासिल करने की कोशिश करेंगे कि हमने जो सैलरी इंडिविजुअल है उसकी इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह सबमिट करनी है। एक कल लेक्चर होगा हमारा और अगले जो 2 लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह उसमें फुली तौर पे हम जो है ना सैलरी को देख रहे होंगे। अच्छा, सैलरी है क्या? अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से कोई भी चीज़ रिसीव हो रही है, चाहे वो कैश में आप ले रहे हैं, चाहे इन काइंड ले रहे हैं, तो एवरी काइंड ऑफ पर्क्स विल फॉल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। हर चीज़ जो है वो सैलरी के हेड में फॉल कर जाएगी। तो इसकी हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा जी, लॉ कहता है अगर मैं, अच्छा जी, ये जो आपको 12 लिखा नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं सेक्शन। ये जो 12 लिखा आ रहा है
इसको कहते हैं सेक्शन, और ये जो आपको 1 नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं सबसेक्शन। ये थोड़ा-सा आप देख लीजिएगा, ये 12 को सेक्शन कह रहे हैं, ये आगे 1, 2 इसको सबसेक्शंस कहते हैं, और 2 के आगे अगर फर्दर ब्रेकअप आ रहा है, किसी सबसेक्शन के आगे फर्दर ब्रेकअप आ रहा है तो उसको क्लॉजेस कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। सेक्शन 12 इज सेक्शन, 1 एंड 2 इज सबसेक्शन, एंड ये 2 के बाद जो ए है इसको क्लॉज कहते हैं। मतलब कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 एंड क्लॉज ए। तो आपने इस तरह इसको लेके पढ़ना है। अच्छा जी, सैलरी के बारे में मुझे कोई बता सकता है कि क्या कुछ आ सकता है सैलरी में? एनीवन? ठीक है जी, हाफिज मोहम्मद अजमल साहब ने ठीक कह दिया कि एनी अमाउंट रिसीव्ड, एनी पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है जी। समथिंग इन रिटर्न ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड एज एन एम्प्लॉय, बिल्कुल ठीक है जी। A salary is a form of periodic payment from an employer to an employee which may be specified in an employment contract. This is contrasted with piece wages where each job or other unit is paid separately rather than on a periodic basis. ठीक है, ये तो आपने वेज की बात कर दी ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि सैलरी में पर्क्स कौन कौन से ऐड हो सकते हैं? तो जी मैंने सबसे पहले आपको बताया कि सैलरी वो चीज़ है जो कोई एम्प्लॉई जो है ना वो अपने एम्प्लॉयर से रिसीव करता है, चाहे वो इन कैश हो या इन काइंड हो। कैश में हो सकती है, इन काइंड हो सकती है, आपको वो कोई प्रॉपर्टी दे सकता है, यानी कि गाड़ी दे सकता है, घर दे सकता है, कोई और फिक्स एसेट्स दे सकता है, कोई भी चीज़ सर जो इसकी आप जो सिंपल जो इसकी जो है तारीफ यही बनती है कि एनी बेनिफिट्स, एनी टाइप ऑफ एनी बिल्कुल बेनिफिट्स, एनी पर्क्स रिसीव फ्रॉम एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयर इज कॉल्ड सैलरी, ठीक है। यस। हाँ, और लॉ ने भी बेसिकली इसको इसी तरह लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उसको डिमर्ज कर दिया। तो मैं कह रहा था आप लोगों को ना एक दफा मैं बता दूं कि है किस तरह से ये। ओके। अच्छा जी, जैसे अभी इन्होंने बताया कि कोई भी पर्क्स वेदर कन्वर्टेबल टू मनी और नॉट, कोई भी आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो वो भी सैलरी की डेफिनेशन में आ जाएगा। अलाउंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय, कोई भी अलाउंस प्रोवाइड कर रहा है वो जी रेंट का अलाउंस प्रोवाइड कर रहा है जी, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यूटिलिटीज है, एजुकेशनल अलाउंस कर रहा है जी, एंटरटेनमेंट है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, कोई भी अलाउंस है। यानी कि सपोज आपको वो व्हीकल अलाउंस दे रहा है, वो अकोमोडेशन अलाउंस दे रहा है, कोई भी अलाउंस दे रहा है आपको, तो वो आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। और ये आपका व्हीकल अलाउंस और अकोमोडेशन अलाउंस आप किसी की भी सैलरी स्लिप देखेंगे तो बेसिकली ये आ रहा होगा। तो जी भाइयों, अच्छा जी, उसने फिर ये फर्दर एक्सप्लेनेशन भी कर दिया कि कौन से जो अलाउंसेस हैं वो पार्ट नहीं बनेंगे एम्प्लॉय की सैलरी का। तो वो ऊपर उसने कह दिया कि अलाउंसेस जो है जो स्पेसिफिकली एम्प्लॉय ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए इंकर किए हैं वो आपकी सैलरी का पार्ट नहीं बनेंगे। लेकिन नीचे वो कह रहा है कि वो जो आपने स्पेसिफिकली इंकर किए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनमें ये शामिल नहीं होंगे। अगर आपको फिक्स अलाउंसेस मिलते हैं या कोई परसेंटेज मिलते हैं, सपोज अगर आपने लाहौर से कराची ट्रैवल करना है तो आपके जो आपने स्पेसिफिकली ट्रैवल करना है सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए, कोई आपने बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी है तो उसके लिए आपको उन्होंने कंपनी ने टिकट के लिए और आपके ट्रैवलिंग के लिए और आपकी होटल अकोमोडेशन के लिए, आपके फूड के लिए और आपके एंटरटेनमेंट के लिए आपका सपोज 2 लाख रुपया दे दिया, तो वो स्पेसिफिकली बिजनेस पर्पज के लिए और वो आपके सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा वो अलाउंस, ठीक है ना। लेकिन आगे वही लॉ फिर आगे फर्दर कह रहा है कि इसमें ये शामिल नहीं है कि अगर आपको कोई मंथली कोई फिक्स परसेंटेज दे दी जाए मंथली, तो वो आपका सैलरी का पार्ट बन जाएगा। वो आपका जो अलाउंसेस है स्पेसिफिकली एक्सपेंडेड आउट ऑन दी एम्प्लॉयमेंट वो नहीं बनेगा। और वो ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे खर्च नहीं किए, मतलब कि एम्प्लॉयर ने आपको पैसे दिए कि आप जनाब आप जाएं और मीटिंग अटेंड करें और ये आपके एंटरटेनमेंट के हैं, और आप जाके जनाब उधर आपने मीटिंग तो अटेंड की, लेकिन जो आपको फूड के लिए एक्सपेंसेस थे वो आप जनाब आप बचा के ले आए, एंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस तो आपने खर्च ही नहीं किए। तो वो जो इस तरह के एक्सपेंसेस हैं
वो आपका सैलरी का पार्ट बन जाएंगे। सिर्फ वो एक्सपेंसेस जो सोलली जो एम्प्लॉयर ने कहा है कि आपने सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए कैश आउट करने हैं या एक्सपेंस आउट करने हैं, सिर्फ वही जो है ना, वही सैलरी का पार्ट नहीं बनेंगे। जी भाइयों, इस पॉइंट की किसी को समझ ना आई हो। अच्छा जी, सैलरी में सबसे पहले हमने देखा कि एनी अमाउंट सीड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयर इज कॉल्ड सैलरी, और इसमें हर तरह के पर्क शामिल हैं। इसके अलावा एनी टाइप ऑफ अलाउंसेस रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयर इज कॉल्ड सैलरी, वो भी सैलरी का पार्ट बन जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई अलाउंसेस मिले हैं जो स्पेसिफिकली आपके एम्प्लॉयर ने दिए हैं कि आपने एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए इसको खर्च करना है, जैसे कि आपको अगर आपकी कोई मीटिंग है और मीटिंग को अटेंड करने के लिए आपको कोई एक्सपेंसेस दिए गए हैं, तो आपकी सैलरी का पार्ट ही बनेंगे। लेकिन अगर वो एक्सपेंसेस आपको फिक्स परसेंटेज दी जा रही है मंथली, तो आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएंगे। और अगर आपको एक्सपेंसेस दिए हैं कंपनी के, या आपने स्पेसिफिकली आपने ट्रैवलिंग के लिए या कहीं एंटरटेनमेंट के लिए या खाने के लिए खर्च करने, और आपने वो अपने टूर के दौरान कहीं और यूज कर लिए हैं, तो वो भी आपका सैलरी का पार्ट बन जाएंगे। अच्छा जी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे कोई खर्चा कर दिया है, तो वो भी सैलरी का पार्ट बनेगी। सपोज अगर आपने किसी के पैसे देने हैं, एम्प्लॉय ने किसी के पैसे देने हैं और एम्प्लॉयर ने उसके बिहाफ पे पैसे पे कर दिए हैं, तो वो भी आपकी सैलरी का पार्ट भी बन जाएगा। वो भी ऐसे ही ट्रीट होगा कि जैसे उसने आपको सैलरी पे की है। अच्छा जी, फिर आगे जो क्लॉज ई है सबसेक्शन 2 की, वो कहती है द अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट इन लिeu ऑफ आर इन एडिशन टू सैलरी। अच्छा जी, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी इसको कहते हैं कि जो एक एम्प्लॉयर जो है ना दूसरे एम्प्लॉयर को पे करता है किसी भी वजह से। अगर आपने जॉब स्विच किया है, तो एक एम्प्लॉयर ने दूसरे एम्प्लॉय को कोई पेमेंट करनी है, मतलब कि कोई अगर आपने कहीं एग्रीमेंट किया हुआ है जॉब का कि आप 2 साल वहां लगाएंगे, अगर आप 2 साल नहीं लगाएंगे तो अगर आप 2 साल से पहले छोड़ेंगे तो आप पे 1 मिलियन फाइन होगा। आपने जॉब स्विच कर दी और जो आपका अगला एम्प्लॉयर था उसने कहा जी मैं 1 मिलियन जो है ना वो बियर करूंगा, तो इसको कहते हैं जी प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, जो एक एम्प्लॉयर जो दूसरे एम्प्लॉयर के लिए बियर कर रहा होता है। टर्मिनेशन एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं इसको, टर्मिनेशन बेनिफिट्स भी कहते हैं। जी मेरे भाइयों, इसको बॉन्ड अंडरटेकिंग भी बोलते हैं सर। इसको बॉन्ड अंडरटेकिंग भी बोलते हैं। ये आप प्रॉफिट इन लिeu स्टेटमेंट को कह रहे हैं? हाँ जी। यार कई वर्ड्स हैं इसके लिए, लेकिन हम लोग यूजुअली इसको एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट्स ही कहते हैं लोग। ओके। फिर जनाब आपकी पेंशन है और एनी अदर अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, ये भी आपकी सैलरी की डेफिनेशन में आ जाती है। तो आप ये समझ लें कि एनी टाइप ऑफ पर्क्स वेदर ऑफ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर विल बिकम पार्ट ऑफ द सैलरी। मतलब कि हर चीज जो है एक एम्प्लॉयर जो है ना एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है, वो सैलरी की डेफिनेशन में आ जाएगी। चाहे वो गाड़ी है, घर है, कोई किसी टाइप के अलाउंसेस हैं, आपके बिहाफ पे कोई खर्चा कर रहा है या आपको सैलरी दे रहा है इन कैश में, हर तरह के जो बेनिफिट्स हैं ना वो आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएंगे। बस थोड़ा सा रह गया मेरे भाइयों, थोड़ी सी हिम्मत करो। अच्छा जी, जो सैलरी है ना, सैलरी के केस में एक एम्प्लॉयर जो है ना एम्प्लॉय का टैक्स भी बेयर कर सकता है। मतलब कि अगर सपोज मैं कहीं जॉब के लिए जाता हूँ तो मैं कहता हूँ जनाब, वो मुझे कहते हैं आपकी सैलरी 12 लाख है, लेकिन मैं कहता हूँ जनाब सैलरी तो मैं 12 लाख लूंगा, लेकिन जो उसके ऊपर 15,000 टैक्स है ना वो भी आप बियर करेंगे। तो सैलरी के केस में ये भी अलाउ है कि जो टैक्स है ना, टैक्स भी आप सैलरी का पार्ट बना लेते हैं। मतलब मेरी सैलरी बन जाएगी 12,15,000, जो टैक्स है मेरा एम्प्लॉयर बोन करेगा। जी भाइयों, ठीक हो गया सर। और ये आपने याद रखना, सिर्फ सैलरी ही ऐसा हेड ऑफ इनकम है जिसमें टैक्स जो है ना, टैक्स एक्सपेंस अलाउ होता है। ठीक है। और ये जो सैलरी है इसमें कोई भी एक्सपेंस अलाउ नहीं होता। मतलब जो आपको मिल गई वो आपकी इनकम है। अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस है ना, अगर सपोज आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें से आपका रेंट निकलेगा, उसमें आपकी जो आपने बंदे रखे हुए हैं उनकी सैलरी निकलेगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस निकलेगी, आपका बिजली का बिल, पानी का बिल, आपने जो चीजें बाय करके सेल की हैं उनका खर्चा एंड सो ऑन, और नेट इनकम निकलेगी। ठीक हो गया। लेकिन सैलरी के केस में जो आपको मिल गई वो आपकी इनकम है सारी। ठीक हो गया सर।
ये लॉ कह रहा है कि नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय इन ड्राइविंग इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एट सैलरी। मतलब कि जो सैलरी इनकम आपको मिल गई वही आपकी इनकम है, इसमें से कोई भी एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। मतलब ये ग्रॉस इनकम नेट ऑफ नहीं होगी। अच्छा जी, फिर लॉ आगे वही कह रहा है, इसका सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 12 यही कह रहा है कि जो आपको अमाउंट मिलेगी एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय से वो सैलरी है, रिगार्डलेस ऑफ आपको आप अमाउंट पे करें या कोई चीज़ उसको प्रोवाइड कर दें, चाहे वो आपको खुद प्रोवाइड कर दे या आपके एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे किसी और बंदे को पे कर दी एंड सो ऑन। सर फॉर एग्जांपल हमने सैलरी बेस पे हम वर्क कर रहे हैं और हमारा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया है, उसके बाद हमें इंसेंटिव भी उनकी तरफ से मिलेंगे? यार आपको बोनसेस मिलें, कुछ भी मिले, वो सारा सैलरी का पार्ट है। नहीं, इवन ये जी जो एंड पे कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होने के बाद इंसेंटिव देना कंपनी की जिम्मेदारी है कि कुछ कंपनी दे सकती है, कुछ नहीं कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है मेरे भाई। आप ये तो देखो, आपको पता है पेंशन का, ग्रेचुटी का, प्रोविडेंट फंड का आपको आइडिया है? नहीं सर, मुझे नहीं है सर, मैं बिल्कुल बेसिक से हूँ इसमें। हाँ, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। देखो पेंशन ये होती है कि अगर आप सर्टेन टाइम पीरियड की आप पूरा कर लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट में है, मतलब आप रिटायर होंगे, रिटायरमेंट के बाद आपको जी, जी। पेंशन मिल जाएगी रेस्ट ऑफ योर लाइफ। हम्म। सैलरी का एक परसेंटेज है। अब जैसे कंपनी है, कंपनीज यूजली कर लेती हैं ग्रेचुटी या प्रोविडेंट फंड। हम्म। ग्रेचुटी ये होती है कि कंपनी कहती है आप ज्वाइन करें और आपकी सैलरी का जो 10% है ना, वो हम आपके बिहाफ पे एक पूल अकाउंट में रख देते हैं या एक सेविंग अकाउंट में रख देते हैं, और जब आप छोड़ के जाएंगे ये अमाउंट आपको मिल जाएगी। सही होगा। कंपनी 10% आपके बिहाफ पे जमा कर रही है आपकी सैलरी के अलावा, ठीक है? सैलरी आपको दे रही है और 10% बैंक में रखे हुए हैं। मतलब आप जब छोड़ के जाओगे शायद वो 50 लाख बन जाए। फिर ऐसे ही है जनाब आपकी प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में कंपनी कहती है जी कि 10% आपकी सैलरी का काटेंगे बेसिक का, 10% हम अपने पास से जमा करवाएंगे और सेपरेट अकाउंट में रख देंगे, और वो जब आप छोड़ के जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। और ये ठीक है, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में भी आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। जो ठीक होगा रिटायरमेंट सर, बेनिफिट प्लान्स है ना, ये आपको सारे पढ़ाऊंगा। ठीक होगा सर, ठीक है जी। ठीक होगा सर। अच्छा जी, लॉ कहता है कि अगर आप गोल्डन हैंडशेक लेते हैं तो जो आप अपनी इनकम को टैक्स करवा सकते हैं, आप पिछले 3 सालों की एवरेज रेट लेके, एवरेज जो टैक्स कटा है और एवरेज जो इनकम है उसकी बेस पे आप करा सकते हैं, रेदर देन कि आप करंट ईयर में आप उसको टैक्स करवाएं। यार ये जो इसकी क्लॉज 6 है ना, ये थोड़ी सी टेक्निकल है, इसको थोड़ा सा देख लें। अच्छा जी, सब क्लॉज 3 जो है ना, मैं जा रहा हूँ जरा क्लॉज ही। अच्छा जी, ये क्लॉज ही है। द अमाउंट ऑफ any profit in lieu of or in addition of salary or wages including any amount received on termination of employment, whether paid voluntarily or under an agreement, including any compensation for redundancy or loss of employment at golden handshake। अच्छा जी, वो कह रहा है कि अगर आपको रिटायरमेंट पे कोई अमाउंट मिलती है, सपोज अगर आपकी वॉलंटरली आपने जॉब छोड़ दी है या कंपनी ने आपको गोल्डन हैंडशेक दे दिया है कि जी ठीक है जी अल्लाह हाफिज, तो जो आपको ग्रॉस अमाउंट मिलती है वो आप बजाय कि आप करंट ईयर में उसको टैक्स करवाएं, आप उसको पिछले 3 सालों की एवरेज रेट से टैक्स करवा के, एक तो आपका टैक्स बच जाएगा, मतलब रेट कम लग जाएगा, तो आपकी थोड़ी सी सेविंग हो जाएगी। इस बारे में मुझे बताएं जनाब, समझ लगी आपको? जी ठीक हो गया सर, लग गया है। सर इसे थोड़ा डिटेल में टेक्निकली समझा देंगे? यार आपने जॉब छोड़ी, कंपनी सपोज ओके, मैं यार एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। पहले वारिद अलहदा कंपनी थी, मोबलिंग जैज अलहदा थी, बिल्कुल सही है। जी सर। ठीक हो गया। मोबलिंग मर्ज हो गई, मोबलिंग ने अक्वायर कर लिया वारिद को, मोबलिंग मर्ज हो गई, सॉरी वारिद मर्ज होगी मोबलिंग में, एक कंपनी बन गए, हाँ जी, ठीक हो बिल्कुल गया। सही है। अब हर सिटी में जहाँ मोबलिंग की फ्रेंचाइज थी वहाँ वारिद की भी थी, तो उन्होंने क्या करनी थी भाई, दो फ्रेंचाइजेस और एडिशनल एम्प्लॉयज का बर्डन उन्होंने क्या करना था? जब एक ही ऑफिस, अगर एक ही बंदा 2 कंपनीज का काम कर सकता है तो उन्होंने 2 बंदे क्यों रखने थे? उन्होंने सारे बंदे निकाल दिए वारिद के, ठीक हो गया।
भाइयों समझ आ रही है आपको? जी सर। उन्होंने वारिद के जो एम्प्लॉइज थे उनको गोल्डन हैंडशेक दे दिया कि जनाब आपकी नंबर ऑफ ईयर्स ये हैं, आपकी लॉस्ट डाउन सैलरी ये है, इसकी बेसिक सैलरी का परसेंटेज लेके सपोज किसी को 15 लाख मिल गया, किसी को 20, किसी को 50 लाख मिल गया, ठीक हो गया। जी। अब लॉ कहता है कि अगर सपोज अगर मैं करंट ईयर का रेट लगाऊं, वो रेट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना सैलरी की अगर मैं स्लैब लगाऊं। जी जी। तो लॉ कहता है कि आप ऐसा करें कि आप पिछले 3 सालों का रेट ले लें जो आपकी सैलरी पे लगा हुआ है। हम्म। मतलब पिछले साल मेरी सैलरी पे 15,000 कटा हुआ था, उससे पहले मेरी सैलरी पे 12,000 कटा हुआ था और उससे पिछले साल शायद मेरी सैलरी पे 10,000 कटा हो। 3 सालों का एवरेज रेट ऑफ टैक्स डिवाइडेड बाय 3 सालों की इनकम। पिछले साल मेरी इनकम थी 15 लाख, उससे पहले थी 12 और उससे पहले थी 10 लाख, और उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो एक एवरेज रेट निकल आएगा मेरे पास। बजाय कि मैं करंट ईयर का रेट लगाऊं, मैं पिछले 3 सालों का एवरेज रेट लगा लूंगा उस गोल्डन हैंडशेक पे, उस रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान पे। ठीक हो गया सर। इससे तो फिर हमें बेनिफिट्स हो जाएगा क्योंकि वैसे हमें टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा अगर हम या इसका स्पेसिफिकली पर्पस यही है। ये आपका जो क्लॉज 6 है ना, इसका पर्पस यही है। ठीक हो गया सर। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, फिर ये एरियाज में कह रहा है कि जी आप सेक्शन वो कमिश्नर को कहा है कि आप कर सकते हैं जी, अपना पीरियड जो है चेंज करवा सकते हैं जी। अच्छा जी, दूसरा कह रहा है जी इलेक्शन अंडर, और दूसरा ये कह रहा है कि जो आपने सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में जो आपने जो गोल्डन हैंडशेक का रेट है और सैलरी इन एरियर्स है, इसके लिए आपने कब चेंज आपने कब इलेक्ट करना है, जब आपने रिटर्न सबमिट करनी है। जब आपने रिटर्न सबमिट करनी है ना, तो अब ये आपका एवरेज रेट वाला उधर आएगा, और ये इंशाल्लाह मैं जब सैलरी की रिटर्न करेंगे ना, तो आपको इसका प्रॉपरली आइडिया भी हो जाएगा। अच्छा जी मेरे भाइयों, अच्छा कुछ लोग कह रहे थे रजिस्ट्रेशन का, कौन थे मेरे भाई वो? यार सबसे पहले आपने जाना है गूगल में IRS FBR, इस पे आपने पहले लिंक पे क्लिक कर लेना है IRS FBR पे, irs.fbr.gov.pk, और जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका ये लॉगिन जो है ना, इसके नीचे आ रही है जनाब, न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जिस तरह मेरे भाइयों, जिस तरह आप फेसबुक का या किसी और चीज़ की आईडी बनाते हैं, स्पेसिफिकली कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। इधर आपका CNIC आ जाएगा, व्हाट्सएवर योर CNIC इज, विदाउट डैशेस आपका 13 डिजिट्स का CNIC आ जाएगा। प्रीफिक्स है, इधर आपने लिखना है मिस्टर बंदा है जी, या औरत है, मिस्टर है या मिस है, व्हाट्सएवर, ये इधर से आपने सेलेक्ट कर लेना है, ड्रॉप डाउन है। फर्स्ट नेम आ जाएगा जनाब, लास्ट नेम आ जाएगा। ये कंपल्शन आपने देख लेनी है, रेड वाले डॉट्स जो हैं, ये जो स्टार्स है ना, ये कंपल्शन है, ये फील्ड जो है ना लाजमी सबमिट करनी है आपने। और ये मिडिल नेम में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आपने कुछ नहीं लिखना। आपका सर्विस प्रोवाइडर है, कौन सी सिम है, जैज है, आपकी टेलीनॉर है, आपकी व्हाट्सएवर जो भी है वो आ जाएगी। सेल नंबर आपने लिखना है जी, ये आप देख सकते हैं किस तरह लिखा हुआ है, 00923, जो भी आ गया आपका नंबर है, जैसे मेरा नंबर है जी, मैं लिख देता हूँ 3054683961, इसी को आप रिपीट करेंगे 0092 के साथ, फिर 0 नहीं लगाना, 3054683961, आपकी ईमेल आ जाएगी। उसी को आप रिपीट करेंगे ईमेल को। अच्छा जी, उसके बाद आपकी एड्रेस की डिटेल आ जाएगी। टाइप क्या है जी, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है। मेरा घर है जनाब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। फॉर्म क्या है जी, हाउस है। अच्छा, मैं ड्रॉप डाउन में इसलिए क्लिक नहीं कर रहा, अगर आप इसके ऊपर लिखेंगे भी ना तो ये खुद ही उस पर चला जाएगा। अब मेजरमेंट है, इस पर M लिखूंगा तो मरला पे चला जाएगा। ये मेरे भाई जो NTN बनाने वाले थे, इनको समझ आ रही है? अच्छा जी, यूनिट नंबर है जी, हाउस नंबर कौन सा जी, स्ट्रीट नंबर जी, स्ट्रीट है या जो भी आप लिखना चाहें, मोहल्ला लिखना चाहें।
सर जो विलेज एरिया होता है उसमें तो डायरेक्ट विलेज आता है, उसमें कोई स्ट्रीट नंबर नहीं होता, उसमें फिर हम क्या करेंगे? यार आपने उसको यही देखना कि इधर इधर विलेज का नाम लिख लें और आगे अच्छा। सारा कुछ। लेकिन आपने ये जो स्टार वाली जो रिक्वायरमेंट्स है हाँ, ना ये फिल ये तो कंपलसरी है, फिर कैसे हम इन्हें कवर करेंगे? क्योंकि विलेज होगा नूरपुर कला, उसके बाद यार डिस्ट्रिक्ट होगा यार सियालकोट, देख तहसील विलेज विलेज में आगे उसका नाम लिख देना, आगे नीचे डस्का। नियर कर देना कुछ भी रोड जो भी है, या हम्म, नियर स्कूल कोई आ रहा होगा, कोई BHU आ रहा होगा, व्हाट्सएवर सिटी हम्म, आपकी जो सियालकोट। हाँ, सियालकोट कर लें। अब सियालकोट में कई हैं, समड़ियाल डस्का, है सियालकोट डस्का। डस्का सर्च कर लें। और फिर आगे कैपेसिटी है, अगर आपका अपना घर है तो फिर ऑनर में आ जाएगा। और शेयर मतलब कि पूरा घर आपके नाम है, अगर आपका शेयरिंग में अगर आपके भाई के नाम पे भी है तो 50% शेयर होगा, अगर 100% आपके नाम पे है तो इधर 100 लिख देंगे। सर फॉर एग्जांपल अब मैंने एंटीना बनाया है, उसमें हम्म, मैंने अपना रेजिडेंसी एड्रेस लिखा है। फॉर एग्जांपल कल को मैं सेल टैक्स रजिस्टर रहा, उसकी रिक्वायरमेंट है सेल टैक्स की कि आपका शुड भी कमर्शियल होना चाहिए, आपका जो बिजली का बिल हो जो भी ऑफिस है। फिर कैसे हम ये आपस में होगा? क्योंकि यार रेजिडेंसी एंटीना में लिखा है और सेल टैक्स में फिर वो कमर्शियल होना कंपलसरी है। मेरे भाई सेल्स टैक्स में अगर आपने इनपुट क्लेम करना है तो कमर्शियल में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। वरना जब तक उनकी नज़र नहीं पड़ती तब तक कमर्शियल में नहीं जाएगा। आप रेजिडेंशियल मीटर के साथ भी रजिस्टर हो सकते हैं। बाहर ठीक हो गया, हाँ जी, सही है। ठीक सर है। ये जिसका अकाउंट क्रिएट करना है मोबाइल नंबर उसके नाम पे रजिस्टर होना जरूरी है? जी यार ये ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है, लाजमी नहीं है। स- अच्छा, ठीक है ना, हो सिर्फ उसके नंबर पे पहले एंटीना बना हुआ होगा। ठीक हो गया। सर ये ठीक जो हमारा एंटीन बना है इसकी इंफॉर्मेशन कहीं शेयर होती है कि ये सिर्फ एंटीन बनाने तक महदूद रहती है, कि इसकी कोई लिमिटेशन या कोई मैं आगे फॉर समझा एग्जाम्पल कल को हम बिजनेस स्टार्ट करें, हम जी उसमें जी सेल टैक्स भी हमारा बनेगा, एसएससी के साथ हमारी इंफॉर्मेशन शो होगी, शेयर होगी, उसके बाद हमारा पीआर पाकिस्तान सिंगल विंडो उसके साथ होगी, काफ़ी ज़्यादा। जी जी उसके बाद यानी कि काफ़ी जो एजेंसी जहाँ हमारे ये इंफॉर्मेशन शेयर होगी। फिर ये जो एंटीन में हम फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन हमने रैंडमली कोई इंफॉर्मेशन डाल दी एंटीन बनाने के लिए, कल को हम दूसरे में रजिस्टर होते हैं, उसका कोई इशू तो नहीं बनता है इसके साथ? या इधर कोई इंफॉर्मेशन कुछ हो रहा है और उधर कोई इंफॉर्मेशन कुछ हो रहा है? यार देखो, जीएसटी में जब सेल्स टैक्स में रजिस्टर हो गए तो कोई और आप इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो और वही इन्फॉर्मेशन पीएसडब्ल्यू फेच करेगा। पीएसडब्ल्यू एनटीएन की इन्फॉर्मेशन नहीं लेता, वो आपकी सेल्स टैक्स वाली इन्फॉर्मेशन लेता है। हम्म। अब और सर ये कस्टम कस्टम वाला सिलसिला बिल्कुल सॉरी, ये रह गया था, वो क्या नाम है वीबॉक, उसका, वी बुक, वो बिल्कुल खत्म हो गया ना? हाँ जी वीबॉक खत्म हो गया, पीएसडब्ल्यू में चला गया सारा कुछ। हम्म कस्टम की सारी डिक्लेरेशन पीएसडब्ल्यू में चली गई। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर आपके घर आपके अपने नाम घर नहीं है तो इधर से बेनामी सर्च करें, बेनामी स्लैश लीज टेनेंट, इधर आप परसेंटेज कुछ भी लगा दें, 1%, 0 से कम ना हो। ये आप नंबर लिखेंगे जनाब, ये जो कोड है, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आगे आगे ले जाएगा आपको, और आगे लेके जाएगा तो आपके मोबाइल और उस पे आपके मोबाइल पे और आपके जो आपने ईमेल दिया होगा ना, इस पे 2 कोड्स आएँगे। वो आप कोड्स कंफर्म करेंगे तो आपको आपका एनटीएन जनरेट होगा, आपको आपका पासवर्ड और पिन जो है ना मोबाइल पे भी आ जाएगा और ईमेल पे भी आ जाएगा। जी मेरे भाइयों। सर जो नॉर्मल बंदा होता है जैसे मार्केट में ऐसा चलता है जी, हाँ जी कोई जगह सेल करनी है या प्लाट मतलब जगह परचेज करनी है तो उन्हें फाइलर करना है, उसका जस्ट अकाउंट क्रिएट करना और उसके बाद फाइलर करना जरूरी होता है, या कि जस्ट उसका अकाउंट क्रिएट हो गया जो है ना फाइलर हो गया? यार देखो, एनटीएन बनाना अलग चीज़ है, उसको फाइलर करना अलग चीज़ है। ठीक है ना? फाइलर करने के लिए तो उसकी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी ना आपको। ठीक हो गया, मतलब उसकी हाँ, नील की रिटर्न जब सबमिट करेंगे तो फिर वो फाइलर शो होगा? नहीं उसके बाद आपको डिफ़ॉल्टर चार्ज ₹1000 का पे करना पड़ेगा इंडिविजुअल के केस में। कंपनी के केस में आप 20,000 पे करेंगे। पार्टनरशिप के केस सही में है, 10,000 पे करेंगे, फिर जाके फाइलर होगा। सर ठीक हो गया। कहते हैं एंटीना एक दफ़ा बन गया फिर आपको साल भर रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है।
या फिर आप चले जाएं डी रजिस्ट्रेशन की तरफ, अब आप अपने आप को डी रजिस्ट्रेशन करवा लें एफबीआर से। फॉर एग्जांपल हम डी रजिस्ट्रेशन करवा लें, उसके बाद हमें रिटर्न सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, लेकिन उसके लिए पहले ऑडिट होगा, कमिश्नर ऑडिट करेगा, फिर आपका एनटीएन डिलीट करेगा। ठीक है सर। हाँ जी, तो ये प्रोसेस आइडिया हो गया सबको किस तरह बनाना है आपने एनटीएन। तो ये जी बिल्कुल सर। कोई डिफरेंट नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। सिंपली आईआरएस पे जाना है, आईआरएस सर्च करना है और आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे चले जाना है। ठीक है भाइयों। सर इसके बाद हम एनटीएन जब हमारा बन जाता है, बाद में जो भी इंफॉर्मेशन हम एनटीएन में उनकी प्रोफाइल में जाके अपनी जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन देते जी हैं, वो हम देखेंगे, वो साथ साथ ओके, देखेंगे, डोंट ओके वरी। सर। जैसे सैलरी की रिटर्न पे जाएंगे ना, उसके बाद मैं एक दिन लगाऊंगा सारा चेंजेस का। ओके सर। अच्छा जी, जैनी राजपूत कह रही हैं कि ईमेल कर। हाँ जी जैनी राजपूत, अगर आपने एक मोबाइल और ईमेल पे एनटीएन बना लिया और बाद में आप जाके आपने उसका मोबाइल और एनटीएन अपडेट, मोबाइल और ईमेल अपडेट कर दिया है कोई और, तो आप दोबारा से उसी ईमेल और मोबाइल पे दोबारा से बना सकते हैं एनटीएन, नो इशू। आपके जो जितने भी कंसल्टेंट ऐसे ही करते हैं मोस्टली। चलें ज़रा पोर्टल को देख लें थोड़ा सा, फिर उसके बाद छुट्टी करते हैं, ठीक है ना। और वो जो आप कह रहे हैं ना रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट, फिर बिजनेस ऐड करना, डिलीशन और सो ऑन, उस पे ना एक दिन लगा लेंगे, ठीक है ना। ठीक है उस पे एक दिन लगा लेंगे। जो सैलरी कर लेना, जब बिजनेस पे चलेंगे ना तो वो पहले उसको देख लेंगे। ठीक है सर। हाँ, सैलरी के लिए तो आपको पता है ना, सिर्फ ये एनटीएन ही ज़रूरी है, तो इस वजह से मैंने नहीं दिखाया आप लोगों को वो। जी जी। तो जनाब ये पोर्टल है, ये पहले ही खुली है मेरी रिटर्न्स जो है ना, मैं पहले ही ड्राफ्ट में मैंने फेंकी हुई है। तो मैं अगर इसको डिलीट भी कर दूं इधर से, लेट्स सी। अच्छा जी, मैंने कुछ बताया था आप लोगों को, याद है किसी को कैसे रिटर्न ओपन करनी है? जी सर, डिक्लेरेशन में सर जाना है। ओके। उसके बाद आपने सेकंड का ये रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल, इस पे जाना है। हाँ उसके जी, बाद नॉर्मल रिटर्न पे, अपने अगर कंपनी की सूरत में नॉर्मल रिटर्न पे सैलरी के ये फर्स्ट वाला है। ओके, गॉट इट। अच्छा, आप इसे टैक्स ईयर इधर कौन सा लिखते हैं? इधर इधर 2023 लिखना है अगर पिछला आपने, तो अब अगर अब की है फिर 24 लिखना है, लेकिन अब 23 क्योंकि आज लास्ट डेट है 30 सितंबर। टैक्स ईयर क्या आएगा? इसकी एक्सटेंशन हो गई है सर? 2023 सर। यार अभी तो नहीं आई मेरे भाई, बट आ जाएगी। 2023। ओके जी। अच्छा जी, सबको आइडिया हो गया 2023 क्यों कह रहे हैं मेरे भाई? अगर मैं इधर 2023 लिखूंगा तो नीचे पीरियड ले आएगा कि कब से कब तक की रिटर्न करनी है आपने, जी है ना मेरे भाइयों। ये देखो, सैलरी में जो सैलरी की डेफिनेशन थी यही थे, उसके पर्क्स, उसके पार्ट्स यही थे। जो सेक्शन, जो सब सेक्शन 1 था, 2 था, 3 4 5 6 7 8 यही था। जरा पढ़ें। कोई एडिशनल चीज तो नहीं ना पढ़ी हमने जो इससे नहीं हटके हो? सर। पक्की बात है। उधर उसने सेक्शन में ज्यादा डिटेल में बताया हुआ था, इधर उसने थोड़ा मुख्तसर लिखा हुआ। बेसिकली मैंने भी मुख्तसर बताना था, लेकिन वो आइडिया नहीं था हो रहा आप लोगों को, तो इस वजह से मैं थोड़ा डिटेल में चला गया। ठीक है। अभी ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना दोबारा के सैलरी में क्या कुछ आएगा? जी सर। नहीं, नहीं। ठीक है, तो अब हम कल इधर से स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको अपना सैलरी सर्टिफिकेट भी दिखा दूंगा और सैलरी को किस तरह ऐड करना है वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो यूजुअली हम लोग पता क्या करते हैं, हमारी सैलरी में पे, वेजेस और अदर रेमुनरेशन होती है, तो हम यूजुअली इसको पहले, ये सिर्फ पहले टैब में करके ना खत्म कर देते हैं, सेग्रीगेट नहीं कर रहे होते, एक्सपेंडिचर की रिइंबर्समेंट सेग्रीगेट नहीं कर रहे होते, एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन को सेग्रीगेट नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो सिंपली आपने जो भी आपकी सैलरी है आपने इधर लिख देनी है, और जो भी अमाउंट लिखनी है उसके बाद आपने कैलकुलेट का बटन लाजमी दबाना है, और क्लोज करने से पहले सेव भी दबाना है। ठीक है भाइयों।
ठीक हो गया सर। और जो सैलरी और टैक्सेस की डिटेल है वो आपकी ये कंप्यूटेशन टैक्स चार्जेबल और उसके बाद कंप्यूटेशन में जाना इधर डिटेल आ रही होती है। ये बता रहा है कि सैलरी मेरी इतनी है, टैक्सेबल सैलरी इतनी है और कोई टैक्स नहीं लगा हुआ इस पे, नॉर्मल इनकम टैक्स कुछ नहीं आ रहा। बाकी इंशाल्लाह कल इसको हम डिटेल में देखते हैं। कल सैलरी का स्लैब देखेंगे, जो सेकंड स्केड्यूल में सैलरी के जो डिडक्शंस हैं, टैक्स क्रेडिट्स हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, वो देखेंगे। तो कल ये इंशाल्लाह जो एक फुल सैलरी की फिगर दी जाएगी ये 12 महीने की टोटल होगी ना? हाँ जी 12 माह की यार, 12 माह की। देखो ना हम कर रहे हैं जुलाई से लेके जून तक, जुलाई 22 से लेके जून 23 तक की रिटर्न कर रहे हैं। तो कल इंशाल्लाह रेट्स वगैरह पढ़ के, टैक्स क्रेडिट पढ़ के, सेकंड स्केड्यूल में जो रिडक्शंस हैं, जैसे टीचर्स के लिए टैक्स रिडक्शन है 25% टैक्स की, मेडिकल अलाउंस में 10% है। तो वो सारा कुछ पढ़ के कल हम रिटर्न पे आ जाएंगे दोबारा और फुल फ्लैज रिटर्न करेंगे। और इंशाल्लाह अगले 1 से 2 दिन में ना आपको फुली जो सैलरी की रिटर्न है ना, आप उसमें 100% आप कह लें कि एक्सपर्ट बन जाएंगे। कोई भी आप सैलरी की जो रिटर्न है ना वो कर सकेंगे। अच्छा सर, ठीक है मजीद जी। एक क्वेश्चन ये है कि जो सैलरी की जो फिगर मेंशन की जाएगी वो जो टोटल सैलरी है वो होती है ना, या कि बेसिक सैलरी की होगी? जी ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस ग्रॉस। ग्रॉस सैलरी, यार ठीक। अभी तो आपको बताया मेरे भाई, एवरी काइंड ऑफ पर्क्स विल बिकम पार्ट ऑफ सैलरी। ठीक हो गया सर, ठीक। ये देखो ना, एवरी काइंड ऑफ पर्क्स, ये सारा कुछ अलाउंसेस ऐड हो रही हैं, रिम्बर्समेंट ऐड हो रही है, ये पर्क्स हैं और ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स, सारा कुछ ऐड हो रहा है इसमें। ठीक है, तो सही हो। अब फिर आज के लिए एंड करें फिर, यस सर। बाकी इंशाल्लाह कल देखते हैं। मेरे ख्याल में 2 घंटे से ऊपर चला गया काम और लोग भी काफी चले गए। ठीक है जी फिर। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया सर। हाँ, Thank you. इंशाल्लाह कल जो है ना मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगा। हम्म। और अच्छा सर, सॉरी जी सर, जी एक और बात, मैंने आपको यूजर नेम और पासवर्ड सेंड किया था, आप कह रहे थे वो नोट्स से भी हम देखेंगे। यार मैं देख लेता हूँ, मेरा ना टाइम नहीं लगा, रिटर्न्स आपको पता पेंडिंग है काफी ज्यादा। हम्म। अच्छा जी, जैनी राव पूछ का जी, फाइलर बनने के लिए कितने सालों की रिटर्न? जैनी, अगर आपने अगर 2022 की रिटर्न सबमिट कर 2023 है ना, तो 2022 की रिटर्न भी सबमिट करनी पड़ेगी और साथ में 1000 का चालान पे करना पड़ेगा। अच्छा जी, लेट्स सपोज मैंने 10 डेज बिफोर 2022 की रिटर्न फाइलिंग की और वो एक्टिव शो हो गया है, क्या वो 29 सितंबर के बाद इनएक्टिव? नहीं नहीं, इनएक्टिव इस तरह नहीं होता। जो एटीएल है ना, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट है, वो अगर मैं अभी सितंबर मतलब कि 2023 की रिटर्न करूंगा ना, तो वो 1 मार्च 2024 को जाके अपडेट होगी। अगर मैं फर्स्ट टाइम रिटर्न कर रहा हूँ ना, तो मैं 1 मार्च 2023 को 24 को जाके फाइलर हूँगा। लेकिन अगर मैं 2022 की रिटर्न पे करके 1000 का डिफॉल्ट सरचार्ज पे कर दूंगा, तो मैं फॉरन फाइलर हो जाऊंगा। जो एटीएल है ना, अगले साल में जाके अपडेट होती है। मतलब जब मैं 2023 की अभी रिटर्न सबमिट करूंगा ना, तो एटीएल अपडेट होगी 2024 मार्च में जाके। सर लेकिन अगर थोड़ी जी जी ये दोबारा एक्सप्लेन कर देना, मैं थोड़ा सा साइड पे हो गया था। यार, जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है ना, वो हर साल मार्च में अपडेट होती है, 1 मार्च को। ठीक है, सही है, ठीक हो। अगर मैं 2023 अगर मैं पहली दफा रिटर्न सबमिट कर रहा हूँ, तो मैं फाइलर तो नहीं ना होऊंगा, मैं तो अगले साल मार्च में जाके फाइलर होऊंगा ना। हम्म। ठीक है, तो उसके लिए मुझे 2022 की लॉ कहता है आप 2022 की पिछले साल की रिटर्न सबमिट करें और साथ में 1000 का डिफॉल्ट सरचार्ज पे कर दें, तो आप इंस्टेंटली फाइलर हो जाएंगे, बजाय कि आप अगले साल जाके हो। सही है। ठीक है, और उसके बाद उसके बाद आप फाइलर ही रहेंगे अंटिल कि आप लेट रिटर्न सबमिट ना करें। अगर आप टाइमली रिटर्न सबमिट करें तो आप फाइलर ही होंगे। अच्छा जी जैनी, आपका क्वेश्चन हो गया क्लियर? सर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, फाइलर जो रिटर्न सबमिट करता है वो होता है कि फाइलर कोई सेपरेट कैटेगरी में जाता है, कब फाइलर होता है उसकी क्या थोड़ी एक्सप्लेन कर फाइलर दे वो होता दोनों। वो होता है जो टाइमली रिटर्न सबमिट करता है अपनी। अच्छा ठीक हो गया। हाँ। तो ये कब से कब तक, कब से स्टार्ट होती है इनकम टैक्स? वो कब से हम 30 सितंबर तक कर सकते हैं, लेकिन कब से स्टार्ट होती है? ये जुलाई में पोर्टल ओपन हो जाता है आपका, हाँ जुलाई में पोर्टल। जुलाई स्टार्ट पे। ठीक हो गया हाँ। सर।
जी जैनी राजपूत, आपका क्वेश्चन। अच्छा जी अब्दुल्ला, ये आ जाएगी रिकॉर्डिंग जो है ना, वो नुमान से आप पूछें, नुमान कोऑर्डिनेटर है हमारे, तो इंशाल्लाह इसको देख लेते हैं फिर, ठीक है ना? ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज, ओके कल मिलते अल्लाह हैं हाफिज़ इंशाल्लाह। ओके अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।